चलो भाई स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं। एंड आज अपने को क्या करना है भैया, अपना फोकस है ऑन टिक इंडेक्स। अभी तक अपने जितना पढ़े दैट हैज बीन कवर्ड प्रॉपर्ली। इंडेक्स वन अपना प्रॉपर कवरेज हुआ। अब अपने को सिर्फ फोकस करना है कि भैया थोड़ा बहुत डिस्क्लोजर्स बोलता है इंडेक्स वन। अपने को क्या बोलता है भैया, देयर आर सर्टेन डिस्क्लोजर्स जिसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो हम बोले भैया क्या क्या डिस्क्लोजर्स है। तो भैया सबसे पहले इंडेक्स वन बोलता है भैया एक काम करो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी आपने फॉलो किया है, जितना भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने फॉलो किया, जो भी आपने पॉलिसीज लगाए हैं, उन सबको भैया क्या कर दो भैया, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दो। हम बोले भैया कैसे, एग्जांपल बता दो। जैसे अपने इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करते हैं भाई? इन्वेंट्री या तो भैया फीफो वाले मेथड से रिकॉर्ड होता है, या तो भैया अपने बचपन में पढ़ते थे भाई, मैं कुछ किए थे। हाँ, या तो अपने भैया फीफो वाले मेथड से पढ़ते थे, या तो अपने एक और मेथड जानते थे दैट वाज लीफो, और एक होता था वेटेड एवरेज। पर भैया इंड एएस टू आया ना, इंड एएस टू आया, और इंड एस टू पता है क्या बोला? वो बोला भैया इन्वेंट्री को कभी भी लीफो में रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का सिर्फ दो ही तरीका है, या तो भैया फीफो से रिकॉर्ड कर लो, या तो आप वेटेड एवरेज से ही रिकॉर्ड करो। ठीक है। अगर अपने डेप्रीसिएशन करने जाते हैं, अब भैया डेप्रीसिएशन के लिए दो तरीका बताया होगा हमेशा से, मतलब भैया यही तो मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी है कि भैया मैं कौन से पॉलिसी को यूज कर रहा हूं, दैट इज एसएलएम लगा लो या तो डब्ल्यू लगा लो। आया ना? मतलब अपने को क्या सिर्फ इंडेक्स वन अपने को ये बताता है कि भैया मेरे को नंबर्स बताओ, नंबर्स पे उसका फोकस नहीं है। वो बोलता है भैया मेरा फोकस है ऑन द प्रेजेंटेशन एंड ऑन द फॉर्मेट, कि भैया क्या क्या चीज डिस्क्लोजर होगा, उसका फॉर्मेट क्या है, एंड उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे रखोगे, पीएल में कैसा दिखना चाहिए, बैलेंस शीट में कैसा दिखना चाहिए। अब उसके बाद अपने पहुंचे भैया नोट्स के अंदर। भैया अगला होता है भैया नोट्स। अब भैया नोट्स अपने को बताता है कि भैया नोट्स के अंदर अपने को उसका जो भी अपने आइटम डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, जितना भी आइटम अभी अपने क्या कर रहे हैं भाई, डिस्क्लोज कर रहे हो, उनका मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। जितना भी आइटम आप अभी तक अपने बैलेंस शीट में शो कर रहे हो, उनका मेजरमेंट बेसिस बता दो ना, कि भैया आपने उनको कॉस्ट पे मेजर किया है, जिस वैल्यू में आपने खरीदा था उस पे वैल्यू किया है, या आज के दिन उसका जो वैल्यू हो चुका है उस पे आपने उसको डिस्क्लोज किया। मतलब नोट्स के अंदर अपने को मिल रहा है कि भैया मेजरमेंट बेसिस बताओ पहला। हाँ है ना? एंड इसके बाद लिखो ना भाई, भैया फोर्थ लिख लो, अदर अकाउंटिंग पॉलिसीज। हाँ है ना? कि भैया अगर कोई और पॉलिसी अगर आप फॉलो कर रहे हो, उसका भी इज्जत से क्या कर देना भाई, डिस्क्लोजर कर देना। अभी तक तो समझ में आ गया कि भैया डिस्क्लोजर में अपने को क्या बोला भाई, एकदम से बताऊं साथ साथ में बोलेगा ना याद हो जाएगा। पहला बोला क्या भैया, सिग्निफिकेंट क्या बता दो भाई, आपने कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज को लगाया है वो बता दो। हम बोला भाई पहला बात तो अपने को समझ में आ गया। फिर इन लोग पहुंचा कहाँ पे, सीधा नोट्स में पहुंचा। अब एक चीज था, नोट्स में क्या छोटा थोड़ा बहुत आइटम दिखता है कि नोट्स में सारा आइटम ही आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम शेयर कैपिटल एंडिंग विथ अपना जो एसेट्स में क्या रहता है सबसे लास्ट में। नहीं, उसके बाद भी आता है भाई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, वो वाला एकदम सबसे लास्ट में वो रहता है ना, तो उसके अंदर इतना सारा आइटम आता है। तो ये बोलता है कि भैया नोट्स के अंदर जितना भी आइटम्स है, उनको आपने किस तरीके से मेजर किया उसका डिस्क्लोजर कर दो। हम बोले भाई बहुत ही बढ़िया, मेजरमेंट बेसिस पता चल गया कि आप उसको कॉस्ट पे दिखाओगे, या आप उसको किस पे दिखाओगे भाई, फेयर वैल्यू पे दिखाने वाले हो। उसका मेजरमेंट बेसिस के बारे में बात कर लिया। एंड एक और चीज बोला है भैया, जितना भी आपको क्या बताया गया है अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपने कोई और अपने मन से लगाया है तो उसका प्रॉपरली एटलीस्ट डिस्क्लोजर तो दे दो। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक चीज था, जब अपने बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या बैलेंस शीट का सारा आइटम एग्जैक्टली जो इंडेक्स बोला अपने उसी को फॉलो करके बनाना चाहिए? पर एक चीज था, क्या इंडेक्स के अंदर कौन सा आइटम कितना रुपया से डेप्रीशिएट होगा, डेप्रीशिएशन का रूल परसेंटेज जो भी आप लगा रहे हो, क्या डेप्रीशिएशन, भैया खुद ही सोचना, मेरा फोन है, अब भैया मेरा फोन कितना रुपया से डेप्रीशिएट हुआ, हम अपने एसेट में दिखा सकते हैं मेरा फोन है, पर इसका डेप्रीशिएशन क्या कोई अलग आदमी आके मेरे को बताएगा? कि हम अपने मन से बता सकते हैं कि यार भैया मेरे को चलाते हुए हो गया इसको 2 साल या 3 साल, मेरे को 3 साल हो गए इस फोन को चलाते हुए, जब मैंने खरीदा, मतलब मैंने जो जजमेंट लगाया है कि मेरे वैल्यू कितना डिप्रीशिएट हो गया आज के दिन, भैया खुद ही सोच, मेरे फोन में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मेरा फोन आराम से मक्खन जैसे चल रहा है। पर भैया खुद ही सोच, अगर मैं इसको बेचने जाऊं, पर मेरे को इतना तो पता है कि भैया जिस वैल्यू पे मैंने इसको खरीदा था, आउट 60,000 50,000 जो भी जिस रेट में मैंने खरीदा था, क्या मेरे को उतना वैल्यू मिलेगा इस फोन का वापस? नहीं मिलेगा। मतलब भैया अब मेरे को लगाना पड़ेगा सर्टेन जजमेंट्स। तो आपने जो जजमेंट्स लगाया इन योर बैलेंस शीट, क्या आपको उसका भी डिस्क्लोजर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो भाई एक और चीज आ जाएगा कि भैया जो भी आपने क्या लगाया है, भैया आपने जो भी जजमेंट लगाया है, आपने जो भी अजम्पशन लगाया है, वो सारा चीज का आपको क्या करना चाहिए भाई, डिस्क्लोजर कर दो। बेस्ट ऑप्शन तो भैया डिस्क्लोज ऑल
जजमेंट्स एंड अजम्पशंस। बताओ भाई, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब भैया जजमेंट के टाइम पे अपने वो भी लगाते हैं कि भैया कितना, जैसे बताऊं एक एग्जांपल, एक तो चलो समझ में आ गया कि भैया वैल्यू, फोन वाला एग्जांपल समझ में आ गया। अपने भैया प्रोविजन बनाते हैं क्या चीज पर? एक बताओ भाई, सबको पता बोला प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बना लिया, डाउटफुल डेब्ट बोलते हैं अपने। भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब क्या होता है? कि भैया इतने सारे लोगों में से, जितने सारे लोग मेरे पास है, मान लो भैया इतने सारे लोग हैं मेरे पास, ये। अब भैया मेरे को अगर इन पे डाउट हो रहा है तो मैं इन पे क्या बना लूंगा भाई? क्या ये बंदे मेरे को आके बोल दिए कि मुंह पे कि भैया पैसा नहीं देंगे? नहीं। पर इन पे मेरे को क्या चल रहा भाई? मेरे मन में डाउट चल रहा है कि यार हो सकता है शायद इन लोग मेरे को पैसा ना दे, तो अपने क्या बना लेते हैं भाई? प्रोविजन बनाते हैं। अब भैया जैसे कोई कंपनी है, एक कंपनी को इंडस्ट्री सोच, भैया मान ले आईफोन ही है। भैया आईफोन सारा नॉर्मली अगर देखिएगा, सारा आईफोन बेटर, अच्छा क्वालिटी में बनता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। तो इनका वारंटी का इनको प्रोविजन ज्यादा बनाना चाहिए कि कम बनाना चाहिए? कम बनाना चाहिए कि भैया हो सकता है भैया आउट ऑफ थाउजेंड्स कुछ इक्का दुक्का तिक्का होता है ना, एक दो तीन चार 10 प्रोडक्ट में हो सकता है कुछ फॉल्ट निकल जाए, तो उसके लिए इन लोगों को प्रोविजन बनाना पड़ सकता है। मतलब प्रोविजंस इनका बनाया हुआ क्या है भाई? जजमेंट्स है, इनका बनाया हुआ अजम्पशन है, जो इन लोग बना करके डिस्क्लोज करना पड़ता है कि भैया हमने क्या जजमेंट्स लगाया एंड हमने क्या अजम्पशन लगाया है। बताओ भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? भाई उसको सब करना आता है यार, वो इतना बड़ा कंपनी है भी थोड़ी बना। हम्म। ओके। कब बात, क्या बात कर रहा है? कौन सा वाला था ये वाला? कब हुआ? हाँ। भाई उस टाइम मेरे पास आईफोन था ही नहीं है, मैं ना, हम बताएं, हम हमेशा से भी उसमें रहा था। देख स्टार्टिंग हम क्या था, जियोनी करके एक फ़ोन आता था, सबसे था पहला जियोनी। बट उसके बाद मेरा घर वाला होता ना, भैया घूमने गए थे, भैया वेंट टू सिंगापुर, भैया घूमने, भैया भाभी गए थे घूमने। तो भैया बाहर गए, मेरे फ़ोन को आया हुआ सिर्फ 6 महीना हुआ था। पर मेरे दोस्त लोग के पास अच्छा अच्छा फ़ोन था, तो मेरे मन में आया लालच। भैया बोले क्या लेकर आना? बोला भैया एक काम करो ना, कोई बढ़िया सा फ़ोन ला दो। तो भैया उस टाइम जब तक एम आई यहाँ पे लॉन्च ही नहीं हुआ था, सिंगापुर में लॉन्च हो चुका था, तो वो वाला जो फ़ोन जो सिंगापुर में लॉन्च हो गया था, वो फ़ोन हम भैया से बोल करके मंगवा लिया पूरा। पता ना कलकत्ता में क्या भाई, पूरा इंडिया में मेरे हाथ में अकेले वाला फ़ोन उस टाइम के लिए था। हम खुश हो गया था, एकदम नाच रहा था मैं, कोई नया ब्रांड जो किसी के हाथ में ही नहीं, सिर्फ मेरे पास है, हम नाचा। उसके बाद हम भाई उसको चलाया बहुत टाइम तक। देन आई शिफ्टेड टू वन प्लस। भाई मेरे लिए वन प्लस, हम स्टार्टिंग में घुसा था इन 3T, वन प्लस 3T था मेरे पास सबसे पहला। भाई बेस्ट फ़ोन एवर, क्या चला है वो फोन भाई, मेरा 3 साढ़े 3 साल चला है। उसके बाद भाई हम वन प्लस का होता है ना लॉयल कस्टमर, एकदम लॉयल कि भाई वन प्लस से बेटर कुछ नहीं है, उसी का प्रोडक्ट लेना है, ये करना है। देन आई शिफ्टेड टू, नहीं शिफ्ट नहीं हुआ था। उसके बाद वन प्लस 3T चलाया, वो चल रहा था, बट भूल से मेरे हाथ से एक बार गिर गया। वो गिरा तो मेरे पूरा स्क्रीन में, गिरता तो बहुत बार था पर भाई कभी लाइंस नहीं आया, वो पूरा लाइन आकर के खत्म हो गया, दिखना ही बंद हो गया। फिर हम शिफ्ट हुआ इन 6T, वन प्लस का ही 6T चलाया। अब जब 6T मेरा खत्म हुआ तब हम आया इसमें, एंड तब से लेकर के अभी तक मेरा ये चल रहा मक्खन। तो आई एम लाइक भाई ठीक है, आई एम लॉयल कस्टमर, बट मेरे को वन प्लस बहुत पसंद है, इसलिए मेरे को 12 वाला स्टोरी नहीं पता, क्योंकि हमको लगता है कोई भी मेरे को बोलता है ना उस टाइम आईफोन आईफोन, बोलता है भाई घटिया फोन घटिया फोन क्यों, जब मेरे खुद के हाथ में जो चीज़ है, अब मैं ही उससे बढ़िया मेरे को कुछ लग ही नहीं रहा, क्यों मेरे हाथ में मक्खन चल रहा है। तो भाई वन प्लस बहुत अच्छा है, वन प्लस एनी डे भाई, मेरे को बहुत पसंद आया। भाई वन प्लस सारा चीज़ जो भी चीज़ दिया ना, इट हैज़ गिवन अस समथिंग। वन प्लस भाई वाइट्स क्या बात कर रहे हो, यूज दिस, विल बी हैप्पी। हम क्या बोले ना, जो चीज मेरे पास रहता है ना, हमको उस बार के लिए उससे बेटर कुछ लगता नहीं है हमें से भाई। ऑल्दो भाई बहुत अच्छा वन प्लस वाला। अरे मेरी फ्रेंड लोग भी यूज करते हैं ना, तो उन लोग ने मेरे को बताया क्या होता है ना, तुम इतना, अब भाई देख मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को ये, मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट किया, तो भाई मेरे लिए अच्छा हो गया। अब मेरे फ्रेंड लोग हैं ना, उनका एक ही पर्सन है, परसेप्शन है, जो तू यहाँ पे इसमें कर सकता है, हमारे वन प्लस में भी सब होता है, हम लोग भी कर लेते हैं। हम ऐसे भाई, बात नहीं, जो मेरे को मजा आ रहा है हम कर रहे हैं ना, मेरे को दिक्कत नहीं हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग करना होता है, हम करता रहता रहता है ना, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, आई एम डूइंग सर्टेन थिंग्स जो हम कर रहा है। भाई मेरे को बहुत मजा आता है, लाइक भाई ठीक है। अच्छा वो टाइम पास मत करो रे, बेसिकली पढ़ाई करो। अब भाई एक चीज तो, बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारा एसेट्स है, हाँ है ना, बहुत सारा एसेट्स है, बहुत सारा लाइबिलिटीज है। भैया बैलेंस शीट में बहुत सारा हमारे पास क्या है भाई, ये बार लिखना मत, ये समझाने के लिए। एसेट्स है, बहुत सारा लाइबिलिटीज है, यस सुन। अब जितना एसेट्स है उनका नेचर बता सकते हैं कि भैया इन लोग लॉन्ग टर्म वाला है, करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, वो भैया बताना जरूरी है, हाँ है ना। मतलब उनका नेचर को भी डिस्क्लोज करो, एंड उनका कैरिंग अमाउंट को भी तो डिस्क्लोज करो।
कि भैया आज के दिन उनका क्या वैल्यू हो चुका है, उसका डिस्क्लोजर भी इंपॉर्टेंट होता है, हाँ या ना। मतलब इन शॉर्ट इंडेस अपने को भैया सब चीज कवर करवा दिया। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो स्टार्टिंग में किसमें पहुंचा भैया, क्या आपने भैया पॉलिसीज लगाया उसके बारे में बता दो। सेकंड अपने को क्या बोला भाई, कि जो आप नोट्स बनाते हो, अब सारा का सारा गेम नोट्स में खेलना चालू किया। अगर देख दिमाग लगाया ना तो याद हो जाएगा। पहले बोले भैया अकाउंटिंग पॉलिसीज आप जो लगाते हो सिग्निफिकेंट है, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर कर दो। हम बोला बढ़िया बात। उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, नोट्स में पहुंच गया। अब बोल रहा है भैया नोट्स में पहुंचने का तो एक ही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, नोट्स में आपने जो भी आइटम दिखाया है उनका मेजरमेंट का बेसिस बता दो, एंड जो सिग्निफिकेंट नहीं है पर अगर आपने कोई अलग से अकाउंटिंग पॉलिसी लगाया है उसका भी डिस्क्लोजर कर दो। हम बोले भाई मेरे को ये वाला बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत दिया यहाँ तक। और उसके बाद वो पहुंचा कहां पर भाई, सारा का सारा जजमेंट्स एंड अजम्पशन जो हमने हमारे बैलेंस शीट में लगाया होगा वो बताओ। अब लगाने के बाद जो भी मेरे एसेट्स दिख रहे होंगे एंड जो भी मेरे लाइबिलिटीज दिख रहे होंगे उनका नेचर अलग अलग हो सकता है। कोई लॉन्ग टर्म होगा, कोई शॉर्ट टर्म होगा, कोई कुछ ना कुछ होगा, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग जैसे जो है उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर दो। नेचर भी समझ में आ गया। एंड अगर आप नेचर दिखा रहे हो तो उनका कैरिंग अमाउंट तो दिखाते रहो ना, जो भी सीडी बैलेंसेस बच रहा है, डेप्रीशिएट होने का जो भी एसेट है उसका वैल्यू डेप्रीशिएट होकर के आज के दिन उसका वैल्यू कितना बचा अपने को उसको प्रॉपर डिस्क्लोजर करना चाहिए। ये सुन लो। एंड अब आया भैया लास्ट, मतलब इन शॉर्ट जो भी एसेट्स, ऐसे लिख लो ना इजी रहेगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटी का नेचर एंड कैरिंग अमाउंट लिखना भाई, एसेट्स एंड कैरिंग अमाउंट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। कि भैया जो भी एसेट्स है एंड जो भी हमारा लाइबिलिटीज है उनका क्या नेचर है, किस किस टाइप के हैं, क्या है, एंड उनका कैरिंग अमाउंट बता दो। हम बता रहे भाई जो भी तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है ना, बुक के अंदर भी प्रॉपरली बनाया हुआ मेरा ही है, तो भाई एनी डे उसमें सब कुछ ऑलरेडी मेंशनड है, बट अपने हाथ से लिखा हुआ चीज़ रहता है ना तो अपने को समझ आता है कि हाँ चल ये ले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे इसको रीड कर सकते हैं। तो एक बार वैसे ऐसे बनाओ भाई, मजा आएगा। बस अब आया भैया लास्ट का दो पार्ट, यहाँ तक लिख लिया प्रॉपरली सबका, कोई दिक्कत, यहाँ तक सॉर्टेड है। अब भैया अपने को क्या बनाना है, अब भैया एक चीज तो, बिजनेस में क्या लगाते हैं अपने, भाई बिजनेस में क्या लगाते हैं, बिजनेस में अपने लगाते हैं कैपिटल, आया ना। तो भैया कैपिटल के बारे में एक चीज था ना, बिजनेस में पैसा तो लगाते हैं। अब पैसा लगाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, पैसा लगाने के लिए भैया मेरे पास दो ऑप्शन है। कौन कौन सा दो ऑप्शन है भैया, ट्राई करो। एक है भैया खुद का पैसा लगाओ, एक है भैया दूसरे से उधार ले करके लगा लो, आया ना। तो उसके बारे में भी तो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि भैया हमारा कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज कैसा रहा है, मतलब कैपिटल को हमने कैसे मैनेज किया, मैनेजमेंट पॉलिसीज, कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज का भी तो प्रॉपर क्या होना चाहिए, कि भैया डिस्क्लोजर कर दो कि भैया हमारे कैपिटल के अंदर इक्विटी का पोर्शन कितना है, डेप्ट का पोर्शन कितना है, भैया प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो कैपिटल हमारे पास है उस कैपिटल को हम कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ पे उसका प्रॉपर यूसेज हो रहा है, उसका अगर हम डिस्क्लोजर कर दें अपना काम बनेगा कि नहीं बन जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, भैया लिख लो ना प्लीज, कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज लिखो। कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज के अंदर इक्विटी एंड डेप्ट का रेशियो भैया डिस्क्लोज कर दो, एंड देयर यूजेस, बस कि भैया कौन सा पैसे कहाँ पे यूज कर रहे हो, बस वो अगर अपने प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दे हमारा काम बन जाता है। खत्म हुआ यहाँ तक भैया, इंडेस वन इज अबाउट टू एंड। इस पेज के अंदर अंदर में ये वाला पेज के अंदर अंदर सब कुछ समझ जाएगा। लास्ट पार्ट कि भैया देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, एक चीज ना भैया, पुटेबल सिक्योरिटी सुना है, पुटेबल सिक्योरिटीज कभी सुना है भैया, मतलब इसका मतलब क्या है भैया, देख इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है रिगार्डिंग क्या भैया, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जितना भी पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनको बोलते हैं भैया पुटेबल सिक्योरिटीज। उनके बारे में आपको प्रॉपरली क्या देना पड़ेगा भाई, इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। मतलब भैया लास्ट पार्ट दैट इज कौन सा पॉइंट बता अभी, सेवन था ना, लास्ट डिस्क्लोजर के अंदर 8 पॉइंट, दैट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट पुटेबल, PUTTABLE, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। भैया इसका मतलब क्या होता है भैया, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि भैया जो होल्डर होता है ना हमारा, उसके कहने पर
भैया जब वो चाहेगा उसको उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। एक चीज था भैया, जैसे अपने डेप लेते हैं तो एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। तो भैया लॉन्ग टर्म वाले को तो जब तक उसका टेन्योर खत्म नहीं होगा तब तक वापस नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले के साथ भी सेम होता है। एक होता है भैया अलग से इंस्ट्रूमेंट आपको इशू करना पड़ता है, दैट इज पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या हो गया भैया, जो होल्डर है उसको भैया, जिसको उसने दिया है ना भैया पुटेबल सिक्योरिटीज, जिसको मैंने इशू किया, वो भैया जब आएगा मेरे ऊपर डीम्ड है कि भैया जैसे ही वो आकर के मेरे को बोलता है भैया मेरे को आज पैसे चाहिए, मेरे को उसको उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। बस उसको बोला था कि भैया उनके बारे में भी मेरे को क्या करना पड़ता भाई, इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। क्लियर हुआ? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भैया डिविडेंड का डिस्क्लोजर्स भी करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? भैया डिविडेंड एक चीज था ना भैया, डिविडेंड एकदम सिंपल समझना। भैया डिविडेंड किसके बोलने के बाद कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए? भैया डिविडेंड अगर कंपनी को देना है कभी भी, भैया डिविडेंड देने के लिए सबसे पहले कौन बात करता है भैया? डिविडेंड देने का बात सबसे पहले कौन रखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी लोग हैं उन लोग कहाँ पे पास करते हैं सबसे पहले भैया? बोर्ड मीटिंग में अपने आप में बात करते हैं। अब भैया खुद ही सोच, अपने 3 बोर्ड मीटिंग है, मान ली भैया बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर लोग हैं, अपने 3 जितना बात कर लिए, क्या मैं उसको जो हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मतलब होता है ना डिविडेंड प्रपोज किया अपने आपस में, हम बोले यार एक काम करते हैं भैया, एक काम करते हैं 5 रुपया डिविडेंड के नाम पे बांटते हैं। तुम लोग बोला हाँ भैया एक काम करते हैं बांट देते हैं, तुम लोग ने एग्री कर लिया, ठीक है भाई, मतलब भैया बोर्ड मीटिंग में पास हो गया। क्या मैं उसको एज अ लाइबिलिटी शो कर दूं या नहीं करूं, बस वो बताओ। क्या उसका डिस्क्लोजर एज अ लाइबिलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भैया कहाँ पे पास हुआ याद रखना भाई, एकदम एकदम सिंपल है कि भैया प्रपोजल हुआ है एंड पास किसने कर लिया भैया, बोर्ड मीटिंग में पास हो गया, बी आर एट बी एम हो चुका, बी आर एट बी एम हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग हो गया है। क्या मैं उसका डिस्क्लोजर करूं या नहीं करूं? सिंपल क्वेश्चन। भैया बी आर एट बी एम हो गया तो क्या ये मेरा लाइबिलिटी बन गया कि नहीं बना? हम्म? क्या वो बोल रहा बन गया, तुम बोल रहा नहीं बना, क्यों भाई? तुम्हारे हिसाब से क्या पॉइंट है, बन गया कि नहीं बना? बी आर एट बी एम हो गया, बोर्ड एग्री कर गया। कि हाँ बी आर एट बी एम में हमारा पास हो गया, फिर लाइबिलिटी है। तुम बता भाई तुम्हारे हिसाब से लाइबिलिटी क्यों नहीं है? तुमने ना तो किया, क्यों किया, कुछ तो सोचा ही होगा भैया। शो का बात नहीं है बाबा, खुद ही सोच। एट द एंड डिविडेंड किसको दिया जाता है भाई? शेयर होल्डर लोग को दिया जाता है। एंड ओनर्स कौन है रियलिटी में? क्या भैया बोर्ड वाला लोग ओनर्स है क्या कंपनी का? नहीं, उन लोग कौन है बेचारे लोग? उन लोग उस कंपनी को मैनेज कर रहा है। मैनेज करने के लिए उनको बोला कौन है? इक्विटी वाला लोग बोलता है कि भैया आप, भैया नहीं देना, लाखों लोग तो भैया जाकर के बोर्ड मैनेज नहीं करेंगे। तो उन लोग किसको हायर करता है भाई? उन लोग बोर्ड के लिए भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके बिहाफ में डिसीजंस लेता है? इक्विटी के हिसाब से। पर भैया उन लोग ने आपस में तो बात कर लिया। एट दी एंड जो मालिक है, भैया मेरा मैनेजर आकर के बोले भैया आपसे छुट्टी होगा गया, एट दी एंड भैया जिस दिन हम बोलेगा भाई छुट्टी है, जिस दिन हम वो बोलेगा उसके हिसाब से होगा ना। तो एट दी एंड जब तक यहाँ पे पास नहीं हो जाता, जब तक इक्विटी वाला लोग पास ना कर दे, तब तक भैया आपका डिविडेंड को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते एज अ लाइबिलिटी। वो आप कहाँ दिखाओगे भैया, बाहर दिखाओगे एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी की अगर इक्विटी वाले लोगों ने पास कर दिया। ये बात समझने का ट्राई कर भाई, क्योंकि एमसीक्यू के लिए आए के कि बी आर एट बी एम में पास हो गया, बट भैया इक्विटी वाले लोगों ने अभी तक पास नहीं किया। क्या ये आपका लाइबिलिटी में आएगा या नहीं आएगा? ये अभी तक तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं है, इट इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी है ऑन अ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कि अगर इक्विटी वाले लोगों ने पास किया तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही उनकी तरफ से आ गया तब आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गया, तो आप उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर भी हो गया एंड आपका भैया प्रपोज भी हो गया, डिक्लेयर भी हो गया, सब कुछ हो गया। पर अभी तो आपस में आपने डिसाइड किया है, तो इट हैज नॉट बीन अ लाइबिलिटी येट। ये लाइबिलिटी बना ही नहीं है। बात समझ में आया? इसमें समझ में आया ये पार्ट? क्लियर है कि भैया ये कहाँ था, ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना कि भैया ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया मेरे हिसाब से ना एमसीक्यू के लायक भैया ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि अगर एमसीक्यू आता है ना इंडेक्स 1 के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि भैया तो अपने के ऊपर क्या लिखना है, लिख लो ना भाई। भाई नहीं करेगा, पर अगर कर दिया ना, बता रहा भाई मेरे सिंपल, जिस दिन तुमको दिया ना, एंड तेरे को अगर पता होगा ना कि भैया क्या लिखा हुआ है, अपने तो ऑलरेडी अपने हिसाब से लिखने का ट्राई करें ना, अपने सब कुछ लिख रहे हैं, तो भैया अगर सब कुछ अच्छे से लिख रहे हो ना, देख एट दी एंड तुमको हम कितना अच्छे से पढ़ा तो कोई याद कभी नहीं रहने वाला। नो मैटर वॉट यू डू, तुम अभी जो पढ़ रहा है, तुम अभी से लेकर के फेब्रवरी एंड मार्च
नो मैटर तुम भाई मेरे से पढ़, तुम बेस्ट टीचर से पढ़ ले, एट दी एंड तुम्हारा एक्चुअल पढ़ाई कब चालू होगा? फ्रॉम अप्रैल, जब तुम अपने आप से लेके बैठोगे, एंड व्हेन यू सी द नोट्स, एंड तुमको नोट्स देखकर क्या करना है, हाँ यार जो लिखा हुआ है मेरे को माथे में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब तुम मेरे को या तो दुआ देगा या तो तुम्हें को भैया कोसेगा। दो ऑप्शन है भैया, दो ऑप्शन ही कुछ होगा। अगर हम तेको अच्छे से समझा दिया होगा ना, एंड तेको हर चीज लिखवा दिया होगा कि इसका मतलब ये, जैसे भी हम लिख रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर बता दो भैया कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, या वहाँ पर इन्वेंट्री है, एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, वो एग्जाम्पल रीड करके तुम अपने आप से कनेक्ट कर पाए, हाँ भाई मेरे को एग्जाम्पल कनेक्ट हो रहा है मेरे आप से, तब तेरा काम बन जाएगा। है ना, बता रहा भाई जो भी आप क्वेश्चन करोगे ना, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 करो, 2 करो, 3 करो, कुछ भी क्वेश्चन लिखने जाओ, नोट्स तो आपने बना लिया, बढ़िया बात है, पर जब भी क्वेश्चन करोगे ना, बुक में और कॉपी में पेज नंबर मेंटेन कर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जब तुम्हारा पेज नंबर रहेगा ना, तो तुमको पता रहेगा भैया अगर इस क्वेश्चन वाला मैं करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है, कनेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड वो रखो भाई, क्योंकि हम नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मेरे को नहीं करना है, एट दी एंड एग्जाम तुम लोग का है, तुम लोग को वो चीज़ करना ही पड़ेगा कि भाई कौन सा पेज नंबर में कौन सा आंसर लिखा हुआ है। हम तो क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर को ही डिवाइड कर दे रहे हैं, एक पीडीएफ के अंदर एक चैप्टर, इंडेक्स चल रहा तो इसके अंदर सिर्फ इंडेक्स का ही बात करेंगे हम, ताकि अगर हम रिवाइज भी करने जब बैठेंगे अपने, तो इसी इंडेक्स वाला पार्ट को निकालेगा एंड इसी में से रिवाइज करवा देगा। तो भैया सब कुछ एक जगह में लिखा हुआ रहेगा, तो मेरे लिए भी ईजी। तुम्हारे पास कॉपी रहेगा तो भाई तुम अपने कॉपी को तो अलग अलग नहीं कर सकते ना, एक चैप्टर 2 चैप्टर देखेगा, कॉपी का भंडारा बना लिया, पढ़ा कुछ नहीं। तो उससे बढ़िया भैया हल्का सा बुद्धि लगा करके यहाँ तक तो कर लिए। एंड भैया लास्ट में अपना डिस्क्लोजर कौन सा बच गया भैया? अपना लास्ट डिस्क्लोजर कौन सा रहेगा भाई? अपना लास्ट डिस्क्लोजर इज ऑफ इक्विटी का डिविडेंड डिस्क्लोजर्स, इक्विटी डिविडेंड डिस्क्लोजर। भाई मेरे, इन शॉर्ट तुम्हारा इक्विटी डिविडेंड डिस्क्लोजर लिखो ना बस, इन शॉर्ट तुम्हारा पेज नंबर कौन सा है भाई अपना? पेज नंबर 80 है ना? पहले ही नहीं रहा, छोड़ दे। पेज नंबर 32 है ना, थोड़ा सा नीचे चलता है। 66, ये रहा भाई, पुटेबल इंपॉर्टेंट आया, ये रहा भाई। देख इन शॉर्ट डिविडेंड से रिलेटेड जो बात किए थे, इफ डिविडेंड वेयर प्रपोज्ड और डिक्लेयर्ड बिफोर अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल हुआ ही नहीं है, बट नॉट येट डिडक्टेड और पेड, इट मस्ट बी डिस्क्लोज विथ अमाउंट पर शेयर। आया ना, पक्का? एंड लास्ट भैया एक चीज और है, देख क्या लिखा हुआ भैया, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर दे रहा है, लास्ट वाला पार्ट, दैट इज कि भैया प्रेफरेंस वाला लोग में भैया एक चीज था ना, प्रेफरेंस वाला लोग में कौन सा वाला प्रेफरेंस शेयर होता है, जिनका भैया 5 शेयर का भी डिविडेंड मिलता है, क्यूमुलेटिव वाला, याद है पढ़े हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अगर उनका डिविडेंड देना बाकी है उसको भी प्रॉपरली बस डिस्क्लोज कर दो, इतना सा ही बचा हुआ था। एंड इसके बाद भैया तुम्हारा सिर्फ फॉर्मेट है, फॉर्मेट अपने काम का नहीं है, कि भैया फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट रटना भी नहीं है, यहाँ पे पूरा सिर्फ फॉर्मेट ही दिया हुआ है। एंड हेंस तुम्हारा इंड AS1 गेट्स ओवर यहाँ पर, क्यों भैया उसके बाद से फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भैया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अपने करेंगे अपना काम बन जाएगा। तो इन शॉर्ट एक बार यहाँ पे बस चेक कर ले अपने क्या क्या लिख चुके हैं। क्या आपने एप्लीकेबिलिटी लिखे थे कि भैया कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? देखिएगा ना, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, एनटीओ लोग भी कर सकता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, उनके मर्जी के हिसाब से कर सकता है। क्या भैया जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात किए थे कि भैया ये क्या हर आदमी के लिए होता है ना, पर्टिकुलर अलग अलग लोगों के लिए बनाया जाता है क्या कुछ भी, कि भैया तुम्हारे पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मैं अलग से तुम्हारे लिए बनाऊंगा? नहीं, अपने क्या बनाते भैया, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव लिखे थे अपने कि भैया मेरे को क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हाँ या ना, पक्का? भैया उसका की पॉइंट के अंदर क्या क्या है, कंप्लीट के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, वो तो होता है ना कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ आता है। देखिएगा ना भाई, अपना पूरा नोट्स वैसे ही बना हुआ है, हर एक एक सीक्वेंस के अंदर सब कुछ डाला हुआ है कि भैया बैलेंस शीट आया, फिर आया हमारा पीएल, फिर आया भैया ओसीआई भी बताते, याद है? पीएल के अंदर दो चीज़ होता है, एक पीएल का स्टेटमेंट बनता है, एंड पीएल के जस्ट नीचे क्या दिखता है भाई, ओसीआई, हाँ है ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं। फिर अपने गए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर अपने बनाए नोट्स टू अकाउंट्स, फिर अपने बनाए कौन सा वाला भाई, नोट्स टू अकाउंट, एक सेकंड, हाँ, पीएल, बैलेंस शीट, ओसीआई, नहीं पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, एक और चीज़ के बारे में बात किया था मैंने भैया, 5 आइटम था ना टोटल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एक सेकंड भाई कहाँ गया हमारा नोट्स, एक सेकंड भाई, पीएल, बैलेंस शीट, ओसी सोकी सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वही तो मैं सोच रहा भाई, 5वां आइटम भी तो था हमारे पास। अच्छा ये तो ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हाँ है ना,
पक्का। और भैया एक चीज तो ना, ये जो सिक्स्थ वाला पॉइंट था कि ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिखाना पड़ सकता है, कब दिखाना पड़ सकता है भैया, अगर आपको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंजेस करना पड़ रहा है। आया ना, मतलब आपका अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर आपको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ रहा है, अगर आपको होता है ना रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट करना पड़ रहा है, कि होता है ना, शायद अपने एग्जांपल लिए थे उसमें किसका, डेप्रीसिएशन का, जितना मेरे को याद है एग्जांपल अपना डेप्रीसिएशन वाला था, कि हमने डेप्रीसिएशन ही गलत लगा दिया है, पास्ट ईयर में जो भैया मेरे पास मशीन है उसका डिप्रिशिएशन ही गलत कर दिया है, तो एनी डे भैया उसका वैल्यू में चेंजेस आया, तो उसके चक्कर में भैया हो सकता है मेरे को अपना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ जाए, हाँ या ना। और भैया एनी डे क्या मैं अलग से, कोई कंपनी क्या अलग से एक्स्ट्रा होता ना क्या दे सकता है, स्टेटमेंट बना के दे सकता है क्या भैया? देख, 5 तो आपको मिनिमम देना ही है, कौन कौन सा भैया, पीएल बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट ये हो गया, सो की नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 5 तो मिनिमम देना ही है। सिक्स कौन सा था भैया, ओपनिंग बैलेंस शीट कब कब देना पड़ सकता है, ओनली देयर वे 3 सिनेरियोज जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट देना पड़ सकता है, ये भी बात किए थे अपने। एंड इसके बाद छोड़ करके क्या क्या लिखा था भैया, कि कंपनी चाहे तो एडिशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है अपने मन से। पर एक क्वेश्चन और था कि भैया क्या मैं अलग अलग स्टेटमेंट को अलग अलग इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ क्या, अलग अलग स्टेटमेंट को सोच के बताना भाई, क्या अलग अलग स्टेटमेंट को अलग अलग इंपॉर्टेंस मिल सकता है, हाँ या ना? नहीं, सारा का सारा स्टेटमेंट, ये जो 5 आइटम है, मैं भैया बोलूँ भैया पीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएल अच्छे से बनाऊंगा, बैलेंस शीट है भाड़ में जाए देखा जाएगा, नोट्स भैया कोई पॉइंट पड़ता है छोड़ दो, चलेगा क्या? मतलब भैया जितना भी आइटम है आपका, 6 आइटम होगा, 6 का 6, जो जितना आप डिस्क्लोजर करोगे वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए भैया, प्रॉपर डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा, हाँ या ना। फिर हमने बात की थी भैया ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, गोइंग कंसर्न के बारे में बात किए थे, एक्रोल बेसिस मटेरियलिटी के बारे में बात किए थे, क्या भैया ऑफसेटिंग करना अलाउड है, कि भैया एक जन है जिसे मेरे को पैसा पाना है, तुमसे ही पैसा पाना है, मेरे को तुमको ही पैसा देना है, तो भैया क्या मैं तुमको सेट ऑफ करके दिखा दूं, तुमसे पाना है 50,000, तुमको देना है 30,000, क्या मैं सीधा सीधा लिख दूं 20,000 रुपया का हिसाब किताब है? नहीं कर सकते, क्यों? ताकि भैया जो मेरा कौन है, जो मेरे भैया इन्वेस्टर्स होंगे जो भी होंगे, उनको प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं मिलेगा कि मेरे को इससे पाना था 50 अलग से दिखाओ, मेरे को इसको देना है 30 अलग से दिखाओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग क्या बोला गया था, फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए भैया, हर साल एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कंपैरेटिव कितना साल का देना चाहिए भैया, आज का एंड आज के पिछले साल का, 2 साल का कंपैरेटिव आपको देना ही चाहिए। एंड आपने जो पॉलिसीज को फॉलो किया, जो डेप्रिसिएशन के रूल को आपने फॉलो किया, उसी रूल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाओ। भाई देख, सब कुछ अपने पढ़ चुके हैं, अपने नोट्स के अंदर सब कुछ कवर्ड है, आया ना, यहाँ वाला पार्ट हुआ। फिर भैया आया कि ट्रू एंड फेयर व्यू के अंदर क्या क्या आता है, अपने बात किए थे। गोइंग कंसर्न क्या बोलते हैं भैया, कि भैया कंपनी को नीदर द नेसेसिटी नॉर द नीड फॉर द क्लोजर ऑफ बिजनेस, पर अगर कभी किसी कंपनी को लग रहा है कि यार भैया मेरा कंपनी बंद हो सकता है, तो उसको सारा आइटम को कौन सा वैल्यू पे दिखाना चाहिए भैया, आज के दिन का वैल्यू पे, NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे उसको शो कर देना चाहिए, हाँ या ना। एक्रोल बेसिस बताया था, मटेरियलिटी, ऑफसेटिंग, फ्रीक्वेंसी, कंपेरेटिव्स, मिनिमम क्या क्या देना चाहिए, दो दो देना पड़ता है। भैया एक चीज है ना, जो बैलेंस शीट है सारा आइटम दो दो करके दिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट भैया दोनों ही दिखाओगे चलेगा, बट भैया एक क्वेश्चन है, बैलेंस शीट भैया कितना दिखाना पड़ सकता है, 3 दिखाना पड़ सकता है। नॉर्मल केस में कितना होगा भैया, 2 ही दिखाओगे, बट अगर वो 3 स्पेशल सिनेरियो वाला केस आ गया तो आपका बैलेंस शीट 3 हो जाएगा, आज का ईयर एंड का बैलेंस शीट, पिछले साल का बैलेंस शीट, एंड पिछले साल का जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा, अगर देखिएगा ना, समझाया था लास्ट टाइम में, वो भी दिखाना पड़ता है, हाँ या ना, पक्का। कंसिस्टेंसी अपना भैया मेंटेन करो। अब आया भैया डिस्क्लोजर के अंदर, यही वाला बात कर रहे थे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ है ना। उसके अंदर अपने भैया बात करते हैं किसके बारे में, पहले तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बताओ, फिर अपने कहाँ पहुंचे भैया, उसका मेजरमेंट बताओ कि भैया आपने कॉस्ट पे शो किया है या आपने सारा आइटम्स को किस पे शो किया भैया, फेयर वैल्यू पे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को शो किया है। फिर अपने कहाँ पहुंच गए भाई, अगर कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर है विच इज नॉट सिग्निफिकेंट बट इट इज अ पॉलिसी जो आप फॉलो कर रहे हो, देख क्या लिखा है, ऑल्सो डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, देख लिखे हैं ना अपने, तो अपने को समझ में आ गया कि भैया कहाँ पे लिखा हुआ है जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, हाँ या ना, ताकि यूजर्स को समझ में आ जाए, ठीक है। एंड कंपनी ने कौन सा जजमेंट लगाया है वो बता दो, हाँ या ना। एंड और क्या लिखा हुआ भाई, while applying these policies that significantly impact the reporting amount, ठीक है, रिपोर्टेड अमाउंट को अगर इम्पैक्ट करता हुआ कोई भी हमने जजमेंट लगाया, कि भैया जजमेंट मतलब क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या कुछ भी था, वारंटी जो भी था अपने भैया, उसको भी डिस्क्लोजर करना पड़ता है, ये सुन लो।
फिर अपने गए थे भैया कहाँ पर, एस्टीमेट जो हमने लगाया, जजमेंट्स एंड एस्टीमेट्स था ना, अजम्पशंस, वो यहाँ पे ही है, हाँ है ना, कि भैया हमारा डिस्क्लोज करो सारा का सारा अजम्पशंस, कि हमने जो भी अजम्पशन लगाया। पानी पी भाई मेरे, वरना नींद आएगा भाई मेरे। अच्छा, नहीं पानी यानी पीते रहो, वरना देखेगा भाई क्लास सुन लिया, बोलेगा भैया कुछ तो बोला था, घर जाके देखेंगे, मत कर वैसे। हाँ है ना, मतलब एट द एंड अपने को सारा का सारा जजमेंट भी समझ में आ गया, अपने को सारा का सारा एस्टीमेट्स भी समझ में आ रहा है, पक्का। एंड लास्ट में हमने को बोला था भैया कौन सा वाला, कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी। भैया कैपिटल मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया कि भैया बिजनेस ने कहाँ कहाँ से पैसे पहले बात तो जुगाड़ किए, कि भैया हमने हमारा पैसा लगाया या हमने लोगों से पैसा लेकर के लगाया, भैया उसको अपने बोलते हैं कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी। कि जितना पैसा आया उस पैसे को मैं कहाँ कहाँ पे लगा रहा हूँ, उसके पीछे का गोल कैसे कैसे मैंने अचीव कर लिया। द कंपनी शुड हेल्प यूजर अंडरस्टैंड हाउ इट मैनेजेस इट्स कैपिटल रिसोर्स, मतलब भैया इक्विटी एंड डेप्थ, आए ना, मनी एंड इन्वेस्टमेंट जो भी बोल लो भाई। डिस्क्लोजर शुड कवर क्या भैया, द कंपनी का गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग कैपिटल। ठीक है, एनी लिमिट या रिस्ट्रिक्शंस, भैया सीधा जाता है, अगर भैया मान लो मैंने इक्विटी अपने आप से लगाया, और भैया अगर मैंने किसी से लोन लिया था, क्या वो बंदा मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है क्या, कि भैया ये जगह पे पैसे मत लगा लेना। तो भैया अगर मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस भी है, वो भी इज्जत से क्या कर दो भाई, डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा, हाँ या ना, पक्का। बस लास्ट पार्ट क्या था भैया, पुटेबल सिक्योरिटीज एंड अदर इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर वाला पार्ट करके चैप्टर गेट्स ओवर, इतना ही है तुम्हारा इंडेस। भैया पुटेबल सिक्योरिटीज क्या है भैया, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल राइट्स वेयर द होल्डर, देख क्या लिखा है, वेयर द होल्डर कैन सेल द इंस्ट्रूमेंट बैक टू द कंपनी वेन एवर ही वंस, यही तो बोलने का ट्राई कर रहा था, है ना। तो उसका भी इज्जत से क्या कर दो भाई, डिस्क्लोजर कर दो, बात खत्म। डिविडेंड से रिलेटेड अपने बात कर ही लिए, कि भैया डिविडेंड जब तक इक्विटी वाला लोग अप्रूव ना कर दे तब तक वो मेरा लाइबिलिटी नहीं बनता। जिस भी दिन उन्होंने क्या कर दिया भाई, अप्रूवल कर दिया, वो हमारा क्या बन जाएगा भाई, हमारा लाइबिलिटी बन जाएगा भाई। इन डेस वन तुम्हारा खत्म हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है भाई। इस इज्जत से बताऊं, इस इंडेक्स को इज्जत से एक या दो बार भैया रीड कर लेना, पहली बार एक बार रीड कर लो, आज कंप्लीट हुआ ना, हम बता रहे हैं जिस दिन कंप्लीट होता है ना, उस दिन उस इंडेक्स को इज्जत से घर जाकर के एक बार पढ़ ले। उसके बाद भैया वापस 7 दिन बाद पढ़ना, 7 दिन बाद कभी भी पढ़ोगे भैया, 7 दिन बाद 10-15 मिनट ही लगेगा, एक बार बस रीड करके खत्म करना, ताकि माइंड में स्टे कर जाए। क्लियर हुआ। अब चले भैया अपना इंड एस टू, भाई मेरे 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट बाद अपने मस्त चालू करेंगे, 2:30 12:30 पे चालू करें, बेटर ऑप्शन। भाई 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2-4 मिनट। अब अपना अगला इंडेक्स का बारी आ गया। भाई अगला इंडेक्स किसके बारे में है भाई, अगला इंडेक्स इज वेरी प्रिटी वन, कि भैया अगला इंडेक्स इज ऑन इन्वेंट्री। भाई अब तुम लोग बताओ, एक ऑप्शन है भाई, या तो अपने लिख लिख के बात करें, या तो भैया जो बुक में लिखा हुआ है उसको ऑलरेडी मार्क करवा करवा करके ऐसे कर सकते हैं, जैसे बोलोगे व्हाट डू यू वांट, लिख लिख के करना है। तो भाई एक सेकंड, जो जो यहाँ पे जहाँ पे लगेगा ना लिखना है, वहाँ वहाँ पे लिखवा देगा, जहाँ जहाँ पे लगेगा भाई बुक के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसको बुक में रेफरेंस यूज कर लेंगे, ठीक है। भाई एक चीज तो ना, इन्वेंट्री क्या होता है, तुम्हारे मन में जो आता है भाई पहले बता, व्हाट इज इन्वेंट्री फॉर यू। गोडाउन में रखा हुआ स्टॉक, चलो भाई बढ़िया बात है, उस स्टॉक से तुमको क्या करने का मन है भाई, उस स्टॉक को बेचना है, एंड उस स्टॉक से तुमको एट द एंड कमाई करना है कि नहीं करना है। मतलब जो भी सामान मेरे पास रखा हुआ है जिसको मेरे को बेच करके पैसे कमाने हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं भाई, हमारा इन्वेंट्री। एंड उसको मैं रेगुलर बेसिस पे करना चाहता हूँ। सीधा था ना भैया, मेरे मेरे पास मेरा स्कूटी है बाहर, अब भैया मेरा स्कूटी मेरा इन्वेंट्री थोड़ी है रे भाई, उसको मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, मेरे को ट्रैवल में हेल्प करता है, दैट इज़ नॉट माई इन्वेंट्री। बट अगर मैं दुकान खोलता हूँ और मेरी दुकान में भैया रेनकोट टंगा हुआ है बहुत सारा, अगर मैं रेनकोट बेच रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो वो मेरा इन्वेंट्री माना जाएगा। क्यों, मेरा पर्पस ये है क्या भैया, जितना मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है उन स्टॉक को क्या करना भाई, बेच करके पैसे कमाना का मेरा मेरा मोटिव है। तो इन शॉर्ट व्हाट इज इन्वेंट्री भाई, पहले बताओ ना, बताओ भाई तुम लोग क्या लिखेगा इन्वेंट्री में, अगर अब तुमको कोई पूछे भैया व्हाट इज इन्वेंट्री, उसको लिखो, क्या लिखोगे, हिंदी में बताना बाबा, कोई बात नहीं, चाप नहीं अपने को। हम्म, करेक्ट। इंड एस टू, इंडेस टू किसके बारे में बात करता है भाई, इन्वेंट्री, आया ना। अब इन्वेंट्री का अगर मेरे को एकदम सिंपल में डिकोड करना पड़े, मैं तो एकदम सिंपल बताऊंगा भैया, ऐसा आइटम जिससे बिजनेस को कमाई होने वाला है, बस उतना सा लिख लो ना भाई, आ जाओ। वो चीज जिससे बिजनेस
पैसे कमाने वाला है, वो चीज जिससे बिजनेस पैसे कमाने वाला है। बात समझ में आया? एकदम सिंपल लाइन मिला कि भाई अगर मेरे को कोई पूछता है भैया इन्वेंट्री क्या है, मतलब मेरा रॉ मटेरियल मेरा इन्वेंट्री होगा, हाँ। मेरा WIP भी मेरा इन्वेंट्री होगा, हाँ। और मेरा जो फिनिश गुड्स है वो भी मेरा इन्वेंट्री होगा, ये सुन लो। जो बना नहीं है वो भी मेरा इन्वेंट्री है, जो लाया हुआ है सामान जिससे बनाऊंगा वो भी मेरा इन्वेंट्री है, और जो बन चुका है बिका नहीं है वो भी मेरा इन्वेंट्री माना जाता है, ये सुन लो। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, इन्वेंट्री का मतलब तो समझ में आ गया। अब इस इंडेक्स के पीछे का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। इस इंडेक्स के पीछे का कुछ ऑब्जेक्टिव्स, भाई एक चीज तो ना, तुम लोग अगर इसको रीड करता है ऑब्जेक्टिव्स को, तुमको क्या क्या पॉइंट मिल रहा है? देख, पहले ऑप्शन एक बार ट्राई करो भाई, खुद से एक बार ऑब्जेक्टिव को बताओ भाई, कौन कौन सा पॉइंट इसमें से तुम लोग को दिख रहा है भाई? चलो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब क्या करना भाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कि उसको कैसे ट्रीट करेंगे। WD होता है ना, फीफो के आपसे दिखाओगे या वेटेड एवरेज के आपसे दिखाओगे, उसका ट्रीटमेंट बता देना, ठीक है। और कि भैया उसका कॉस्ट कैसे निकलेगा, होता ना इन्वेंट्री में भैया, सामान बनाना भी तो होता ना, तो रॉ मटेरियल उसको भैया ट्रांसलेट करना होता ना, कन्वर्ट करना इनटू WIP, फिर उसको कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड्स, तो उसका कॉस्ट करने के लिए मेरे को बहुत सारा लेबर लोग को रखना होगा, करते 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 बहुत सारा खर्चा लगा होगा। भैया रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर भैया इंपोर्ट ड्यूटी दिया, फिर टैक्स दिया, ये दिया वो दिया, सारा का सारा जब मैं मिलाऊंगा तब मेरा क्या बनेगा भाई, कॉस्ट बनेगा। तो भैया दूसरा पॉइंट क्या मिल गया अपने को, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। फिर भैया रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस, कि भैया उसको मैं एक्सपेंस कब मानूंगा भाई, एक चेतना, जो सामान मेरे पास रखा हुआ है जब तक वो बिका नहीं है तब तक वो मेरा क्या होता है, एसेट या लाइव एसेट होता है या एक्सपेंस होता है? ओ भाई सुनना, भैया कोई सामान जो मैंने खरीदा है बेचने के लिए, जब तक वो बिकता नहीं है तब तक वो मेरे कौन से साइड में शो करते हैं, अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं। तो भैया जब तक वो बिकता नहीं है तब तक अपना वो कहाँ रखता है भाई, एसेट साइड में दिखता है। जैसे ही अपने उसको बेचने चले जाते हैं, जैसे ही वो सामान बिक गया, अपने सेल्स में डाल देते हैं ना उसको, तो कहाँ चला जाता है भाई, एक्सपेंस में दिखाते हैं। उसी से लेकर के सब्सिक्वेंट अमाउंट में क्या दिखाते हैं भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स दिखाते हैं, जो सामान बिक रहा है उसका कॉस्ट भी दिखाते हैं, तब जाके मेरे को क्या मिलता है, अच्छा मैंने कितना रुपया प्रॉफिट कमाया। बात समझ में आया? ठीक है। और क्या लिखा भाई, क्या क्या गाइडेंस ऑन द कॉस्ट फॉर्मूला, इसका मतलब बताओ ना भाई, गाइडेंस ऑन द कॉस्ट फॉर्मूला मतलब बता तो दिया, एक और तुमने पॉइंट छोड़ दिया, बताए। एक 5 पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव इंडेक्स का 5 इंडेक्स है, तुमने 4 तो बता दिया भाई, एकदम परफेक्ट बताया कि भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, करेक्ट है भाई। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर्मूला, कि भैया किस वैल्यू पे आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट। देख, कॉस्ट फॉर्मूला के अंदर क्या आता है भैया मालूम है, कोई भी इन्वेंट्री को आपको मालूम दो चीज पे रिकॉर्ड करना होता है, या तो उसको रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट या NRV, कुछ और लिखना होगा इसमें, सुना है कभी इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ भी और, कॉस्ट या NRV, पता है क्या होता है, विच एवर इज लोअर। तो ये है मेरा कॉस्ट फॉर्मूला। 5 पॉइंट है भाई, इसी 5 पॉइंट को ऑब्जेक्टिव में लिख लो ना, बताए, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये 5 हेडिंग दो ना। पहला तो तुमने दे दिया भैया, इट हेल्प्स अस कैलकुलेट व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या करना होता है भाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, मेरे को मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री को मैं कैसे ट्रीट करूंगा, पहला। दूसरा क्या है भैया, मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, कि भैया कॉस्ट में मैं क्या क्या चीज को ऐड करके उसका कॉस्ट निकालूंगा, फिर उसको मैं कब एज एन एक्सपेंस भी शो करूंगा, जब वो बिकेगा तब मैं उसको एक्सपेंस शो करूंगा। तीसरा पॉइंट भी हो गया। एक और तुम लोग भूल गया, पता है, एनी राइट डाउन टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है रे भाई, भैया सपोज करना, भैया मान ले, मान लो भैया मैंने कोई इन्वेंट्री लेकर आया भैया, दुकान में लाना था भैया, मान लो मेरा, मान ले विंटर में स्वेटर्स का काम है, ठीक है, मेरा मान लो स्वेटर का काम है, बेस्ट पार्ट। भैया अगर मैंने कुछ सामान लेकर के आया, मैं भैया एक सामान, भैया मान लो मैं कुछ सामान लेकर के आया, मान लो वो जैकेट, भैया वो जैकेट मैं लेकर के आया 250 रुपये में, ठीक है। और भैया आप खुद ही सोच, एट दी एंड मेरा कॉस्ट कितना रुपया लग गया, 250 रुपये लगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मिला करके भैया 250 रुपये का पर पीस मेरा कॉस्टिंग बैठ गया, कॉस्ट तो मेरे को मिल गया। अब मैं मार्केट में गया घूमने घूमने घूमते घूमते घूमते, भैया एक कस्टमर ही मेरे को मिला, हम देखा उसको सेम जैकेट पहन रहा है, हम उसको भाई कहाँ से लिया, मेरे को बोला भैया वो शॉप से लिया, हम बोला कितने में लिया, बोल रहे भैया वो शॉप तो बहुत सस्ते में दे रहा है,
बोला मतलब, बोलता भैया मार्केट में इसका डिमांड ज़्यादा है ही नहीं, तो वो बेचारा सामान सस्ते में बेच रहा है। तो भैया खुद ही बता, क्या मेरे को अपना वैल्यू मैं कॉस्ट पे दिखाऊंगा या अपने कॉस्ट से नीचे दिखाना चाहिए उसको? कॉस्ट से नीचे, जो उसका वैल्यू, जिस वैल्यू में सामान बिक रहा होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ताकि भैया ये सामान मेरा निकल जाए, तो उसको राइट डाउन भी तो करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट मेरा ऑब्जेक्टिव समझ आ गया कि भैया इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, भाई बताओ ना। भैया पहला ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट पहला पॉइंट समझ में आया। फिर क्या था भाई, तुम बताओ, दूसरा पॉइंट कौन सा निकाले थे भाई? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका, ठीक है। उसका अकाउंटिंग आप कैसे ट्रीटमेंट करने वाले हो, कॉस्ट फॉर्मूलाज वाला पार्ट भी था, गाइडेंस ऑन द कॉस्ट फॉर्मूलाज। भैया कॉस्ट फॉर्मूलाज में ना वो लिख देना, कॉस्ट या या NRV, विच एवर इज, एरो बना करके जैसे लिखना चाहो भाई, लोअर लिखने का ट्राई किया, विच एवर इज लोअर, आया ना। भैया फोर्थ क्या था भाई, राइट डाउन वैल्यू। और एक और कौन सा था भाई, कि भैया उसको मैं कब एज एन एक्सपेंस शो करूंगा। भैया तुम लोग बताओ ना, रिकॉग्निशन एज एक्सपेंस इसका मतलब क्या हुआ भैया? रिकॉग्निशन एज एक्सपेंस मतलब क्या हुआ भैया? एक्सपेंस कब शो करोगे? भैया तुम लोग बता, कब शो करोगे एज एन एक्सपेंस? जब बिक जाएगा, तो इसको लिख लेना भाई, अभी तो याद है कि भैया बात समझ में आया हुआ है कि भैया जब बिकेगा तब अपने इसको मानेंगे एज एन एक्सपेंस, एंड एज एन इनकम भी अपने तभी शो करते हैं। रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस जब एसेट बिक जाए, जब एसेट बिकेगा तब एक्सपेंस शो करेंगे। पता बस, मतलब बताएगा भैया मेरा 5 ऑब्जेक्टिव है इस इंड एएस का, बताओ भाई क्या क्या मेरा 5 ऑब्जेक्टिव निकला। भैया सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जान लो, कि भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है। इंडेक्स 2 अपने को 5 ही बताना चाह रहा है कि भैया आप 5 ही जान लो, इस इंडेक्स के अंदर आपका पूरा काम बन जाएगा कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे आप उसको करोगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा। इन शॉर्ट सीधा था ना भैया, कॉस्ट बताने का ट्राई कर लो। अगर कॉस्ट आपने निकाला, तो भैया कॉस्ट का फॉर्मूला भी होगा कि आप किस वैल्यू पे शो कर रहे हो, कॉस्ट पे शो कर रहे हो या एनआरवी पे शो कर रहे हो। अब मेरे को एनआरवी एक और पॉइंट मिल गया। एनआरवी मतलब क्या होता है भाई, अगर मेरा वैल्यू गिर गया, तो आज मेरे को उसका कितना वैल्यू मिल रहा है, उसको अपने क्या बोलते हैं भाई, रिटर्न ऑन वैल्यू। और जैसे ही मेरा एसेट बिकेगा, मैं उसको एज एन एक्सपेंस शो कर दूंगा। भैया कहानी बनाने का ट्राई कर ले, बन जाएगा। या कहानी में सबसे लेके आपने भाई, इंडेक्स बोलता है भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बात करना है। हम बोले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बात करना है, हम बोले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे मेरे को क्या चाहिएगा, बताओ। डिटरमाइन करना पड़ेगा मेरे को टोटल कॉस्ट, हाँ है ना। डिटरमाइन करेंगे जैसे ही अपने टोटल कॉस्ट करेंगे, भैया ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी हुई है ना, ट्रीटमेंट तो अपने स्टार्टिंग में बात कर ली। इंडेक्स 2 बोलते हैं भैया मेरे को ट्रीटमेंट करना है इंडेक्स का, इन्वेंट्री का मेरे को ट्रीटमेंट करना है। तो उस ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे को सबसे पहले जाना पड़ेगा भैया मेरा कॉस्ट कितना लगा। देख कहानी बनाएगा नहीं, याद हो जाएगा, मेरा कॉस्ट कितना लगा। ट्रीटमेंट के थ्रू मेरे को समझ में आ गया कि भैया मेरा कॉस्ट कितना लगा, ये बात अपने को समझ में आया पक्का। अब जैसे ही मेरे को कॉस्ट समझ में आया, मेरे को उसका समझ में आया कि भैया मेरे को उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। या तो मैं रिकॉर्ड करूंगा कॉस्ट पे, या तो मैं रिकॉर्ड करूंगा एनआरवी पे। मतलब कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, मतलब कॉस्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा। अब जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाने गया, मेरे को एनआरवी दिखा। अब एनआरवी दिखते भी मेरे को समझ में आ गया कि यार एनआरवी का मतलब क्या होता है, अगर एसेट का वैल्यू गिर गया तो एनआरवी भी दिखेगा। या तो मेरा जो वैल्यू है या जो मार्केट में वैल्यू मेरे को मिल रहा है उसको बोलते हैं एनआरवी, मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू। और रिटर्न ऑन वैल्यू होते ही जैसे ही वो सामान बिकेगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा एज एन एक्सपेंस। खत्म हुआ। 5 पॉइंट समझ में आया, पक्का पक्का लिख लिया सबने, आया ना, बढ़िया बात है। अब आ जाओ भाई अगला। भाई ये वाला बटन मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा भैया, एक चीज तो भैया मेरा क्या क्या चीज मेरे स्कोप में आता है। भैया इंडेस बोलता है कि भैया, इंडेस बोलता है भैया मैं इन्वेंट्री पे लगूंगा। इंडेस 2 बोलता है भैया मैं सारे के सारे इन्वेंट्रीज पे लगूंगा। इंडेस 2 किस पे लगता है भाई, सारा का सारा इन्वेंट्रीज पे लगता है। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। हम बोला भैया पहला एक्सेप्शन क्या है, वो बोलता है भैया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया बताएगा? शेयर्स, शेयर्स,
डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब मेरा क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही है। हाँ या ना। इनको रिकॉर्ड करने के लिए इंडेक्स 2 के हिसाब से रिकॉर्डिंग नहीं होता, इनका ट्रीटमेंट इंडेक्स 32 बताता है, इनका ट्रीटमेंट बताता है कौन, इंडेक्स 109 बता देता है। तो इन लोग को भैया हम इन्वेंट्री के हिसाब से रखता ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा इन्वेंट्री बनता भी नहीं है। ठीक है। अब भैया एक आता है बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए एक स्पेशल इंडेक्स बना हुआ है, इंडेक्स 41। बायोलॉजिकल एसिड्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा एसिड आया हुआ है भैया हमारे पास, इंडेक्स 41 आया हुआ है। और वो बोलता है भैया उसका वैल्यू किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, वो बोलता है इंडेक्स 2 तुमको डिसाइड करने की जरूरत है ही नहीं। वो बोलता है भैया मैं अपने आप ही क्या कर लूंगा भाई, अपने आप भैया बता दूंगा। मतलब एक चीज ध्यान रखना भाई, बायोलॉजिकल एसिड्स मतलब क्या होता है भैया, बायोलॉजिकल एसिड होता क्या है भैया, जो भी लिविंग प्लांट एनिमल्स है ना उनको अपने बोलते हैं भैया बायोलॉजिकल एसिड्स, कि भैया उनका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा। अब भैया जो होता है ना काफ होता है ना भैया, काव से ही निकलता है काफ। अब भैया जो काफ है उसका वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगा। तो भैया इन लोग बोलते हैं भैया बायोलॉजिकल एसिड मतलब हो गया लिविंग एनिमल्स या प्लांट्स। ठीक है। रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जिनका काम क्या है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उनके लिए एक अलग से इंडेक्स बना हुआ, दैट इज इंडेक्स 41, उसका नाम ही एग्रीकल्चर है। इंडेक्स 41 में किससे रिलेटेड बात होता है भैया, एग्रीकल्चर। अब इन लोग क्या बताया, प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। अब भैया इसे तो ना खेती करते हैं, अब भैया खेती के टाइम में जब गेहूं उगता है भैया, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट मतलब भैया जब वो उग रहा है उसका वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, इंडेक्स 41 डिसाइड करेगा। भैया एक क्वेश्चन, चलो ये तो समझ में आ गया, उग रहा है तब तो मेरा इन्वेंट्री नहीं है, पर उगने के बाद भैया एक तो है भैया एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, क्या लिखा हुआ है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, तो बता दिया कि जब भैया उग रहा है तब इंडेक्स 41 लगा देना। भैया उग गया, मैंने उसको भैया निकाल लिया बाहर, आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट भैया इंडेक्स 2 आएगा तो सही, पर इंडेक्स 2 बोलता है भैया मेरे को लगाने का जरूरत नहीं है, क्यों, उसका ऑलरेडी वैल्यू डिसाइड किया हुआ रहता है, फेयर वैल्यू पे होता है ऑलरेडी डिसाइड, फेयर वैल्यू पे ही अपने उसको डिसाइड करके बताते हैं। आगे जाएंगे ना तो अपने को दिखेगा, एक बार के लिए बस एक बार है ना हिंट दे दिया कि भैया क्या क्या चीज नहीं आने वाला। कि भैया पहला क्या बोला भैया, जितना भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, उनके लिए अलग से इंडेक्स बनाया हुआ है, तो उसमें माथा मत लगाओ। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो तो उन पे भी माथा मत लगाओ, क्यों मत लगाओ भाई, रीजन भी है कि उनके ऊपर कौन सा लगता है भैया, इंडेक्स 41 लग जाता है उनके ऊपर, तो उनको भी इग्नोर कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट भी अपने ऑलरेडी बुक से समझ गए, तो भैया माथा नहीं लगा रहे। ठीक है। अब एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भैया, एक होता है कमोडिटी या ब्रोकर ट्रेडर्स। कमोडिटी मतलब समझ में आता है, ठीक है, अभी तो कमोडिटी के बारे में सबको पता है, आज के दिन पे तुम लोग भी बात करते हो उसके बारे में, करेक्ट, देखा, दैट इज अ कमोडिटी। तो भैया कमोडिटी पे पहले यहाँ पे लिख लो ना भाई, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर। और भैया ना एक काम करो ना, ये जो भी था ना हमारा एग्रीकल्चरल वाला, इसको भैया इन लोग ये जो बोल रहा है ना इंडेक्स 41, ये भैया ऑलरेडी बोलता है भैया इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड ही नहीं करते, इनको अपने रिकॉर्ड करते हैं एट NRV पर। इनका रिकॉर्डिंग किस पे होता है भैया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, की आज के दिन जैसे ही मैं इसको बेचने जाऊं मेरे को कितना रुपया इस पे मिल सकता है। तो भैया इस पे कॉस्ट का कोई कंसेप्ट आ ही नहीं सकता, हाँ या ना, पक्का। और ये जो है ना कमोडिटी, कमोडिटी मतलब क्या हो गया भैया, जो भी आइटम विच इज रिलेटेड टू गोल्ड या सिल्वर, इनका तो ट्रेडिंग होता ही है, इनको मेजर किया जाता है किस पर भाई, फेयर वैल्यू, जिस वैल्यू पे इनका आज जो वैल्यू चल रहा होता है, लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे अपने इनको रिकॉर्ड करते हैं ऑलरेडी, इसीलिए भैया इनको अपने कंसिडर नहीं करते, हाँ या ना। एंड भैया यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, मिनरल्स होता है ना जो निकलता है, या मिनरल प्रोडक्ट्स, उनको भी अपने किस पे रिकॉर्ड करते हैं भाई, एट, ये देखिए रहा, इज मेजर्ड एट NRV, जो अपने बोले थे ना एग्रीकल्चरल से रिलेटेड आइटम, एग्रीकल्चर हो, इन शॉर्ट क्या क्या आइटम है भैया, एक ही था, इन्वेंट्री मतलब सारा इन्वेंट्री के बारे में बात हो रहा है, आराम से सुनना, एक बार सुनेगा समझ आ जाएगा। इन्वेंट्री मतलब इन लोग बोला भैया सारा का सारा इन्वेंट्री इंडेक्स 2 के हिसाब से होना चाहिए। हम बोले भैया सारा ले लें, बोलते नहीं 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 भैया थोड़ा सा इन्वेंट्रीज छोड़ देते हैं। हम बोला कौन कौन सा इन्वेंट्री छोड़ना है, तो इन लोग पहले बताया, सबसे पहला कौन सा बोला भैया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गया भैया शेयर्स,
डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। इन लोग बोला इन लोग को छोड़ देते हैं। हम बोला क्यों छोड़ देते हैं? इन लोग बोला भैया उन पे अलग अलग इंडेक्स लगता है, इंडेक्स 32 एंड इंडेक्स 109, 109 उन पे लगता है, इसीलिए उनको छोड़ दो। फिर इन लोग पहुंचा कहां पर भैया? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे पहुंचा कि भैया एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उनको इन लोग बोला भैया उनको छोड़ दो। हम बोला क्यों छोड़ दो? बोला भैया हमारे पास वो आपका इन्वेंट्री है, बट उनका कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने एक स्पेसिफिक इंडेक्स बना के रखा है, दैट इज इंडेक्स 41, उसके हिसाब से उनका कैलकुलेशन होगा। हम बोला चलो भाई ठीक है। हम बोला एक काम करते हैं भाई, तो आप अगर उनको छोड़ रहे हो तो उनसे रिलेटेड भैया आपने जो भैया क्या था, कमोडिटी से रिलेटेड भी तो आइटम होगा। कमोडिटी मतलब क्या हो गया भैया? जो हमारा गोल्ड सिल्वर वाला ट्रेडिंग हो गया, है ना? तो उनका ट्रेडिंग भी कैसे होगा भाई? उनका ट्रेडिंग के लिए उनका भी तो वैल्यू होगा कि भैया बहुत सारा स्टॉक वाला होता है ना, ज्वेलर्स लोग है, उन लोग भी तो भैया मेजर करता है। तो उन लोग उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है भाई? फेयर वैल्यू में से क्या माइनस करता है हम लोग? कॉस्ट टू सेल, कि भैया बेचने में कितना रुपया लग रहा है उसको माइनस कर दो, तो जो वैल्यू बचेगा उस पे उनका वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। पक्का? एंड इन लोग लास्ट में बोला भैया मिनरल्स एंड प्रोडक्ट वाला पार्ट को भी इन लोग बोला भैया किस पे रिकॉर्ड कर लो भाई? एट NRV। माथा में क्या? पक्का पक्का, कोई दिक्कत दिया? समझ में आ गया? बढ़िया बात है भाई। अब आजा भाई डेफिनेशन के अंदर। ए तो डेफिनेशन एकदम बच्चा वाला है भाई। डेफिनेशन के अंदर क्या है भैया? डेफिनेशन के अंदर तुमको सिर्फ एक ही चीज जानना है भैया। इन्वेंट्री मतलब क्या क्या बात की थी अपनी स्टार्टिंग में? बात की थी एकदम, बता इन्वेंट्री में हम क्या क्या चीज बोला था? ये देख क्या लिखा है, बता भाई इसका मतलब। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर मैं इन सबको मिला दूं तो ये सब कुछ मिला करके मेरा क्या बन जाएगा भाई? इन्वेंट्री बन जाएगा। मतलब इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीज आ गया भाई? जो भी मेरा फिनिश गुड्स होगा वो आएगा, जो भी मेरा वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो आएगा, जो भी मेरा रॉ मटेरियल होगा जिसको मैं कंज्यूम करके प्रोडक्शन करूंगा वो मेरा क्या बन जाएगा भाई? वो मेरा इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। हाँ या ना? पक्का? भाई मेरे एक चीज है ना बताऊं, इसको एक बार के लिए भाई, एज पर माई कैलकुलेशन इसको एक बार के लिए सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना। सुपर इंपॉर्टेंट। भैया क्या लिखा है पढ़ो ना प्लीज। भैया NRV आता कैसे है? अपने भैया अभी तो बात की थी ना भैया, इसी था ना अपने कहीं पे तो भी बात की कि भैया कॉस्ट फॉर्मूला में हमने बात की है, कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर। एक कॉस्ट तो समझ में आ गया कि भैया जो जो खर्चा आपका लगने वाला है उन सबको मिला दोगे आपका कॉस्ट आ जाएगा। बट NRV कैसे आता है? NRV का कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया NRV कैसे निकलेगा पता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कि भैया अगर मैं इसको बेचने गया, मान ले भैया मेरे पास एक सामान है, भैया मेरे मन में भैया मान ले मेरे पास ये है माउस है, मैं सोच रहा हूँ भैया इस माउस को बेचने का, मैं सोच रहा माउस कितने तक में बिक सकता है, मेरा कैलकुलेशन लगाने चालू किया। अब मतलब इसको मैं बेचूंगा तो 150 रुपये में बेचूंगा, ठीक है? मतलब मेरे को आज क्या पता चल गया, मेरे माइंड में क्या चल गया? सबसे पहले मेरे को मेरा सेलिंग प्राइस पता है कि मैं इसको कितने में बेचूंगा। सेलिंग प्राइस में से मेरे को कुछ खर्चे को माइनस कर देना चाहिए। भैया बेचने जाऊंगा तो क्या मेरा खर्चा नहीं लगेगा? लगेगा भैया। कौन कौन सा खर्चा लगेगा बताओ भाई? अगर मैं बेचने जाऊंगा तो भैया इसको कंप्लीट करने के ऊपर भी तो खर्चा लग सकता है ना। हो सकता है भैया इस पे ये लगाना बाकी है, ये वाला पार्ट लगाना बाकी है जिससे अभी मूव हो रहा है, ये लगाना बाकी है, और क्या है भैया? कहाँ गया? कॉस्ट टू सेल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। अब भैया हो सकता है ना मेरे को थोड़ा प्रमोशन करना पड़े, प्रमोशन भी तो करना पड़ेगा। मैं ऐसी थोड़ी समझ जा करके बोलेगा भाई बेचना 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 बिक जाएगा, नहीं। बेचने के लिए भी हल्का सा आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, हल्का सा खर्चा करना पड़ेगा। इन शॉर्ट मेरा प्लान है क्या कि मैं इस सामान को बेचूंगा एट 150, मतलब ये मेरे को मेरा सेलिंग प्राइस पता है। NRV निकालने का तरीका है, NRV में से क्या क्या चीज लेस होता है? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। भैया कॉस्ट ऑफ कंप्लीट मतलब भैया ये जो बॉल ये था ना, क्या है जो भी बोलते भैया, स्क्रोलर, भैया उसका लगने वाला भैया मान ले 30 रुपया, और बेचने के लिए थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट एंड ऑल पे खर्चा करना पड़ा, मान ले भैया उसको, भैया मान ले 30 रुपया और बेस्ट। भैया नहीं 30 मत कर भाई ताकि कंफ्यूज नहीं हो, इसको मान लेते भैया 40 रुपया बेस्ट। 30 40 करेंगे तो डिफरेंस दिख जाएगा। मतलब मेरे को क्या चीज लेस करना पड़ता है? हाउ डू आई कैलकुलेट माई NRV निकालने के लिए मेरे को कॉस्ट पहले चाहिए, या मेरे को पता होना चाहिए मैं इसको कितने में बेचने का प्लान कर रहा हूँ? कितने में बेचने का प्लान कर रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भैया मेरे को मेरा मेरा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल कोर्स में अगर मैं इसको बेचने जाऊं, मैं कितने वैल्यू पे इसको सेल आउट करूंगा पहले मेरे को वो पता होना चाहिए। उसमें से दो चीज को लेस करना है। क्या? एक है भैया मेरा कॉस्ट, एंड दूसरा भैया कॉस्ट ऑफ, ये कि भैया नेसेसरी होता ना टू मेक द सेल, मेरे को कितना खर्चा करना पड़ रहा है। तो मेरा मेरा NRV कितना रुपया आया?
150 में से अगर भैया 70 रुपया माइनस करोगे तो 80 रुपया बचेगा। दिस इज माई NRV। पक्का? तो कॉस्ट या NRV, अब NRV मिल गया। अब विच एवर इज लोअर वाला कैटेगरी में आप जा सकते हो। एक क्वेश्चन है भाई, क्या एनआरवी क्या एनआरवी और फेयर वैल्यू सेम होता है कि अलग अलग होता है? सोच क्या था ना भाई, टेक योर टाइम। क्या एनआरवी और फेयर वैल्यू सेम होता है, हाँ या ना? बताओ भाई बताओ। क्या एनआरवी तो समझ में आ गया? एनआरवी क्या होता है भैया बता। अभी अपने बात की बताएं, जो हम तेरे को लाइन बोला ना उस लाइन के अंदर वैल्यू है। एनआरवी का मतलब क्या था भैया, जिस वैल्यू पे मैं सेल करने का सोच रहा हूं उसके हिसाब से भैया मेरे को डिसाइड करना है कि क्या क्या वैल्यू इसमें से लेस होगा। कि भैया अगर मैं स्क्रॉलर लगाऊंगा कितना लगेगा, अगर मैं इसका प्रमोशन करने जाता हूँ कितना रुपया लगेगा। मतलब एनआरवी मेरे हिसाब से एनआरवी मेरे हिसाब से डिसाइड होता है, पर फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से कभी डिसाइड नहीं होता। फेयर वैल्यू क्या होता है, जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई उनके हिसाब से जो चीज डिसाइड होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। भाई देख, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, बता रहा है भाई, बहुत मजा आएगा चैप्टर में, बता रहा हूँ। इतना भी नींद आ रहा भाई मेरे, थोड़ा देर समझ तो आ ही रहा भाई, सुन तो अच्छा ही रहा, समझ में आ रहा है, तेरे शक्ल से समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब भैया एनआरवी अपने को समझ में आ गया कि भैया व्हाट इज एनआरवी, कि भैया जिस प्राइस में मेरे को बेचने का मन है उसमें से मैं खर्चा हटाऊंगा तो मेरे को मिल जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि मैं कितने तक में इसको बेच सकता हूं अपने पास से। फेयर वैल्यू मेरे को डिसाइड नहीं करना होता। फेयर वैल्यू ऑलरेडी मार्केट में डिसाइड हो चुका होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, कि क्या डिमांड हो रहा है, क्या सप्लाई हो रहा है। याद है बचपन में पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक्स में, तो भैया इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है। वो इक्विलिब्रियम प्राइस ही क्या है भैया, मेरा मेरा फेयर वैल्यू होता है। मतलब कभी भी अगर अपने फॉर्मूला लिखते हैं ना तो कॉस्ट और एनआरवी लिखते हैं, ये नहीं लिखते कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर नहीं करते। हमेशा क्या लिखते हैं भैया, इन्वेंट्री इज डिसाइडेड इन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। भाई कितना बढ़िया रहा है देख, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड। सर आई हैव रिसेंटली परचेज्ड योर मैच, आई हैव ओनली कवर्ड 7 लेक्चर्स, कैन आई डू? श्योर रितम, कर सकते हो आराम से, नो वरीज। अभी है ना ये बस आज वाला जो क्लास की है ना, आज वाला अभी वाला जो इंडेक्स 2 चालू की है ना, वहाँ वाला पार्ट को थोड़ा सा एक बार रीस्टार्ट करके देखना, थोड़ा सा पार्ट पहले का। अभी तो कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा पहले वाला पार्ट को भी कर सकते हो आराम से। नथिंग टू बी वरीड अबाउट, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बार ये वाला पढ़ना, क्या लिखा भैया, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर लाइबिलिटी इन द ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। मतलब क्या होता है भैया, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर मैं इस सामान को बेचने जाऊं तो कितने तक में बिक सकता है आज के दिन पे, बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स बायर एंड सेलर के बीच में, उसको अपने बोलते हैं फेयर वैल्यू। इन शॉर्ट भाई एक बार यहाँ पे लिख लो ना, फेयर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू NRV। कि भैया फेयर वैल्यू और NRV एक नहीं होते कभी भी, उनके अंदर हमेशा ही डिफरेंस रहता है। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? अब देख इन्वेंट्री को इन लोग क्या बोला भाई, इन्वेंट्री को अगर आपको मेजर करना है ना, इन्वेंट्री को मेजर करना है तो क्या लिखा है, इन्वेंट्री शैल बी मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। भाई देख जैसे से मार्क किया ना, अगर बुक है भाई, मेरी बुक लानी, बुक नहीं लाया बट ये वाला पार्ट को भाई इज्जत से बता रहा हूँ, मेरा मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एनी टाइम है ना। हम एक एक चीज करके मार्क करता है, जैसे जैसे मार्क कर रहा है ना, तेको उतना उतना पार्ट ही देखना है, इज्जत से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। भाई यहाँ तक क्लियर हुआ? बताओ भाई बताओ, हाँ या ना? हुआ? बढ़िया बात है भाई। अब भैया बताऊँ, एक दो चीज और देखते हैं, फिर इक्का दुक्का सम बनाने चलते हैं। क्यों बताऊँ, अभी तक सिर्फ सुन रहे हैं थ्योरी थ्योरी थ्योरी। बताऊँ देख, इसमें ना अपने पास अराउंड 12 क्वेश्चन है भैया। बेस्ट पार्ट भाई, एक क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन तुम लोग ही बता दे भाई। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 भाई। रितम रेशमी, अच्छा रेशमी, प्लीज लिसन, क्या लिखा हुआ है भैया। ऑन 31 मार्च, भाई इस क्वेश्चन का आंसर तुमको आता है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गौरव लिमिटेड इंक्लूड्स 10,000 यूनिट्स कॉस्टिंग 10। भैया कॉस्टिंग कितना है भैया, 10 मतलब कितना रुपया हो गया, 1 लाख रुपया। ये मेरा हो गया कॉस्ट, 1 लाख हो गया। बट द करेंट मार्केट प्राइस एज ऑन दैट डेट, कि भैया मार्केट में
जिस वैल्यू पे ये सामान बिक रहा है दैट इज 9। ठीक है, मैं खुद ही बताऊँ, क्या मैं अपना इन्वेंट्री लाख रुपए दिखाऊंगा या मैं अपना इन्वेंट्री 90,000 दिखाऊंगा? 90,000 दिखाएंगे, विच एवर इज 90 के। भाई पहला क्वेश्चन देखिए रहा, अकॉर्डिंग टू इंड एस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विल बी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, कि भैया नेट रियलाइजेबल की आज के दिन इसका कितना वैल्यू रियलाइज हो सकता है मार्केट में। इन द प्रेजेंट केस द कॉस्ट इज 1 लाख एंड द एनआरवी इज 90,000, देयरफॉर द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट 90,000। आपको अपने बुक्स में 90,000 में उसको शो कर देना चाहिए। बताओ भाई क्या रहा? देख जितना पढ़ रहे ना हम बता रहे, जो पढ़ेगा भाई क्वेश्चन उसी के अंदर से निकलेगा। भाई एक और ट्राई करना है, भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो। भाई बता रहा है ये क्वेश्चन अगर ट्राई कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, ऐसे मान लो। ट्राई करो भाई, बहुत इजी है, बुद्धि लगाएगा तेरे को एक जगह में तुम फंसेगा बस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय पी लिमिटेड, पी लिमिटेड ने तुमको जो इन्फॉर्मेशन दिया, असर्टेन करो द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। अब अपने बैलेंस शीट में जो स्टॉक है उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करके बताओगे? क्या लिखा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टेन स्टॉक, अमाउंट कितना भाई? कॉस्ट तो मिल गया भाई मेरे को, मेरा दिख गया कॉस्ट, दैट इज 60,000 बीइंग ऑब्सोलीट, मेरा खराब हो रहा था। अब मैं क्या कर सकता हूं? इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस आफ्टर इंकरिंग 10,000। याद रखना भाई ये लाइन, अभी तुम लोग सीखा है, ये लाइन अभी अभी सीखा है। अब बता रहा भाई देखो ये लाइन आता है, यूटिलाइज करेगा देखो समझ में आ जाएगा। आफ्टर इंकरिंग 10,000 फॉर मॉडिफिकेशन, अगर मैं मॉडिफाई करने में पैसे हल्का सा खर्चा करूं ये सामान यूज हो जाएगा। मॉडिफिकेशन करने जाऊंगा मेरा कितना रुपये लगेगा? 10,000 रुपये लगेगा। रेशमी आई वॉन्ट यू टू आंसर। और ये सेम सामान कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल, इसको सामान को मैं यूज कर सकता हूँ एज अ रॉ मटेरियल फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। द परचेज प्राइस फॉर द सेम वुड बी 40,000। मैं खरीदने जाऊं तो मेरा 40,000 रुपये लगेगा। भाई बुद्धि लगा के बताओ आंसर क्या होगा? एक कॉस्ट तो तुमको मिल गया, तुमको बुद्धि किस में लगाना है? कॉस्ट में तो माथा नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन है भाई, ये जो 10,000 रुपये खर्चा कर रहा है ये मेरा कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सोच क्या था, अभी तक जितना सीखा है उसी में बुद्धि लगाएगा, देखो दिख जाएगा। इसमें आंसर देख के बताना, बस वो ट्राई करना। आंसर नहीं देखोगे ना बहुत मजा आएगा, आई कैन बेट। नहीं देखा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कितना ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? 10,000 मेरा कॉस्ट नहीं है, पर 10,000 रुपये मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। अभी अपने एनआरवी का डेफिनेशन पढ़ गए थे। एनआरवी मतलब भैया मैं कितने तक में सेलिंग प्राइस, मतलब भैया जो मेरा खर्चा लगने वाला है उसमें से मेरे को कुछ खर्चा जो मेरा हो रहा है अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो उसको अपना क्या निकल जाएगा? एनआरवी निकल जाएगा। मेरा खर्चा कितना रुपये लग सकता है? अगर मैं सामान को लेने जाऊं मेरा 40,000 रुपये लगेगा और मेरा एडिशनल खर्चा कितने का है? 10,000। तो 40,000 में से अगर मैं 10,000 हटा दूं तो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, भैया इस सामान को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं तो मेरा 10,000 रुपये लग रहा है और खरीदने जाऊं तो मेरा 40,000 रुपये लग रहा है, तो मेरा नेट में कितना? 30,000 रुपया। यस सुन नो, कॉस्ट कितना था भाई? 60,000 आया ना। एनआरवी ऑफ द प्रोडक्ट कैसे निकला भाई? 40,000 माइनस 10,000 दैट इज 30,000। और इन्वेंट्री क्या बोला गया था? कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो मेरे बैलेंस शीट में 60,000 दिखेगा या 30,000 दिखेगा? 30,000 दिखेगा। दो सोच भाई, अभी तक कितना ही पढ़ा है भाई चैप्टर का? एकदम इक्का दुक्का चीज पढ़ा है तेरे को, तेरे से खुद से बन रहा था कि नहीं बन पा रहा था? अब बताए तुम लोग से, बताए तुम लोग से फर्स्ट क्वेश्चन बना था पर तुमसे सेकंड क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन बेट भाई नहीं बना, 1 मिनट के लिए टाइम ले, हड़बड़ी में नहीं अपने, 1 मिनट टाइम ले। अपने को कल इस इंडेक्स को खत्म करना है, मेरा एकदम सिंपल मोटिव है, कल इस इंडेक्स को खत्म करना है। 1 का 2 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से वापस रीड करके देख भाई कहाँ पे तुम अटक रहा था, सेल्फ एनालाइज कर एंड रियलाइज कर ले कि भैया कहाँ अटक रहे थे। एंड जहीं पे भी अटकता है ना, बता रहा भाई एक चीज़ हम बेस्ट बताते हैं, अगर कोई क्वेश्चन तुमको अच्छा लगा, कोई भी पार्ट अगर तुमको अच्छा लगता है एंड यूर लाइक भैया ये चीज़ मेरे को याद नहीं रहता, ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे भाई देर इज अ उंगली का कंसेप्ट सिखाया था हम शेष वाले चैप्टर में, बताया कभी भी उंगली नहीं बताया तो भाई सुन लो। उंगली बना लेना, सपोज कर जैसे मेरे को ये वाला पार्ट अच्छा लगा, भैया उंगली बना लेने का। भाई ये उंगली बना दिया ना, बता रहा है प्रवीण शर्मा सर का बताया हुआ है,
बात मान भाई, ब्रह्मास्त्र है, बेस्ट पार्ट है कि भाई उंगली बना लो, वो चीज़ तुम्हारे नज़र में रहता है हर बार कि भाई ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट बहुत अच्छा था। हो सकता है ना बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन के अंदर भैया सारा चीज़ थोड़ी याद रखना है। भाई हो सकता है मेरे को भैया सारा पॉइंट समझ गया, कोई इक्का दुक्का पॉइंट है जहाँ पे अपने अटक रहे हैं, वो इक्का दुक्का पार्ट ही को अपने क्या कर लेंगे, चुपचाप से हर बार मार्क करके रख लेंगे। जैसे इस पार्ट में अगर अपने को लगा कि ये 10,000 वाला पार्ट कुछ अच्छा लगा, इसको मॉडिफाई करने पे मेरे को 10,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, तुम 10,500 से लेस कर रहा था, समझने का ट्राई कर, जहां तुम गलती कर रहा भाई वो वाला गलती को अपने पकड़ लो, अपना काम बन जाता है। बना कि नहीं बना, समझ में आ गया? एक मिनट रुक भाई, अगला क्वेश्चन बन पाएगा तुम लोग से? नहीं अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए नेक्स्ट पार्ट चाहिए अपने को, होल्ड कर। हाँ ये लो, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, बेस्ट सोच तुम लोग से आंसर्स, तीसरा क्वेश्चन जो तुम लोग बना सकता है भैया। द कंपनी डील्स इन थ्री प्रोडक्ट्स ए बी सी, भाई इधर, कंपनी डील्स इन थ्री प्रोडक्ट्स ए बी सी which are neither similar nor interchangeable. At the time of closing of its accounts for the year ended 22-23, the historical cost भी दे दिया मेरे को, मेरा cost, और मेरे को मेरा एनआरवी दे दिया ऑफ द आइटम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एनआरवी निकाल के दे दिया है। डिटरमाइन करने बोल रहा भैया इनका कॉस्ट बताओ ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री का टोटल वैल्यू बताना मेरे को, टोटल वैल्यू। कौन आइटम नंबर ए को किस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट या एनआरवी? एनआरवी मतलब इस जो जगह सही होगा उसको टिक मार देंगे। 28 बी को किस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट या एनआरवी? किसी पे भी रिकॉर्ड करो भैया, दोनों सेम है भैया, तुम्हारा कॉस्ट भी 32 है, तुम्हारा एनआरवी भी 32 है, किसी पे भी रिकॉर्ड करो, नथिंग इज चेंजिंग। सी, कॉस्ट या एनआरवी? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो तो भाई 28, याद रखना भैया क्या बोला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, आइटम वाइज नहीं मांगा है, टोटल वाइज मांगा है। तो इन शॉर्ट तुमको 28 प्लस 32 प्लस 16 ऐड करके बताना पड़ेगा, जो भी आ रहा है भाई। 70 कुछ नहीं किया भाई, आइटम ए बी सी करा, कॉस्ट लिखा, एनआरवी लिखा, कौन सा वैल्यू आप रिकॉर्ड करोगे वो लिख दो, बस खत्म है भाई। अगर एमसीक्यू नहीं दे करके तुमको अगर फ्री का अगर क्वेश्चन दिखता है तुमको, देख मेरे पास हाँ बता दिया कि भाई ये वाला क्वेश्चन भी तेरे से बन सकता है, कि अगर एमसीक्यू में दिया तो भाई कुछ नहीं है, तब तो दूध भात वाला कैटेगरी। पर अगर बाई चांस अगर तुमको फ्री फ्री में इतना मार्क्स मिल रहा है, 4 मार्क्स के लिए दे दे, 5 मार्क्स के लिए दे दे, क्यों नहीं नाचेंगे भाई, अपने तो नाचने लग जाएंगे भाई। भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा तो हम कितना सारा क्वेश्चन अभी अभी में करा सकते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया ना, एक मिनट भाई, जो क्वेश्चन हो जाएगा उसको टिक मार सकते हैं। मैं बता रहा हूँ जो जो क्वेश्चन तुमसे हो पा रहा है ना, एक बार टिक मार देना खुद से, जहां लगेगा लिखाना है वहां पे लिखवा भी देगा जी, जब तुम लोग से खुद से बनना तब नहीं लिखवा रहा, जहां लगेगा भैया रिक्वायरमेंट है वहां पे लिख लेंगे। भैया इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर, जेड कंपनी लिमिटेड परचेज किया गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 40 lakhs, भाई 40 लाख में हमने सामान खरीदा था, कब, अक्टूबर पे, टिल मार्च 75% ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड। तो 40 लाख का 75% कितना होता है, 30 लाख। 40 लाख में से हमने 30 लाख का सामान तो ऑलरेडी बेच दिया है, तो मेरे पास कितने का सामान घर पे रखा हुआ है अभी भी, 10 लाख का सामान मेरे पास पड़ा होगा घर पे। बात सिंपल है। द कंपनी वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 lakhs, कंपनी गलत ही नहीं बोल रहा भाई, बोल रहा भैया मेरे को 10 लाख में दिखाने का मन है। अब क्या लिखा हुआ है, द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 lakhs। एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू मतलब क्या हो गया भाई, एनआरवी का कैलकुलेशन में पहुंचा इन लोग। भैया मेरे को अगर मैं बेचने जाऊं तो मेरे को कितना रुपया मिल जाएगा मार्केट में, सेल वैल्यू इज 11 lakhs, एंड बेचने के लिए कमीशन देना पड़ेगा, दैट इज 10% ऑन सेल। बताओ भाई कितना रुपया, 10% ऑन सेल, 1,10,000। तो भैया मेरे सेल्स में से, याद है एनआरवी क्या बोलता था, जिस वैल्यू में आप बेच सकते हो माइनस जो खर्चा आपका लगने वाला है, टू कैलकुलेट योर एनआरवी। भाई समझ में आया? तो भाई मेरा खर्चा कितना लग सकता है, 1,10,000 रुपया, 1.1 lakhs। तो भैया मेरा एनआरवी कितना निकला, 9.9 lakhs। अब तुम बताओ भाई क्या तुम 10 लाख पे दिखा पाओगे, या तुमको तुम्हारा इन्वेंट्री को एट 9.9 lakhs दिखाना चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिस्क्लोज्ड? भाई देख लिखना बस लिखने का पैटर्न है कि भैया सबसे पहले क्या लिखेंगे, द स्टैंडिंग क्या लिखा, देख मालूम है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10 लाख इज नॉट इन लाइन विद इंडेस 2। भैया आप जो सोच रहे हो कि आप इन्वेंट्री को दिखाओगे एट 10 lakhs इज नॉट इन लाइन विद द प्रोविजंस विद इंडेस 2, यही बोला।
और इंडेस टू क्या बोलता है, अब बताने का ट्राई कर दो। इंडेस टू क्या बोलता है भाई? इंडेस टू, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एन आर वी विच एवर इज लोअर। एक ही लाइन को छाप रहा है तो इसलिए लिख नहीं रहे भाई। इन द गिवन केस मेरे को मेरा कॉस्ट पता है, मेरा कॉस्ट इज कितना भाई, 10 लाख, बट मेरा एनआरवी अपने कैलकुलेट कर पाए, दैट इज 9.9 lakhs। इन दोनों का लोअर क्या था भाई, 9.9 lakhs। कितना क्वेश्चन कर लिए, 1 2, हाँ 4 क्वेश्चन अपना हो गया। 3 नहीं करे थे भाई, क्योंकि भैया 3 में जो लिखा हुआ है वो भी अपने को आगे समझना है। और कोई क्वेश्चन बनेगा, एक मिनट रुक। नहीं, मैं बताया तुम लोगों को, हम बता सकते हैं ये। मैं क्वेश्चन नंबर 7 एक बार लास्ट कर ले, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट करते हैं। फिर अपने क्या करेंगे ना, देख आज ऑलरेडी थोड़ा बहुत टाइम अपना ऊपर वेस्ट हो गया था, आज 7 तक करके एक बार होल्ड कर लेंगे। फिर कल आएंगे, कल जो बाकी का क्वेश्चन है टिल 12 वो भी करेंगे। एंड पहले पूरा समझेंगे, उसके बाद भैया भागेंगे क्वेश्चन के अंदर। जो भी बचा हुआ है इतना ही बचाओ, हाँ बता रहे तेरा एक एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, दैट इज माई गारंटी। हर क्वेश्चन रहेगा एंड अपनी देख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। रेशमी, लास्ट क्वेश्चन भाई। सोनार भांदर, हाँ हाँ भंडार, सॉरी भाई, माथा मेरा बंधन लग गया, छोड़ो। सोनार भंडार डील्स इन ओल्ड कलर टीवी। भैया उनके पास पुराना टीवी है। इट हैज 4 TVs, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। भैया बुद्धि लगाना और बात करना, ठीक है? पता है, देख तुमको क्या दिया है, कॉस्ट दिया, फिर लिखा है भैया एक्सपेंस इंकर्ड टू ब्रिंग इनटू सेलेबल कंडीशंस, 3,000, 2,000, 5,000, 10,000, और NRV दे दिया। अब भैया पहले एक चीज था, तुम्हारा कॉस्ट कितना रुपया है, बस तुम लोग से इतना सा ही क्वेश्चन है। मेरे को सिर्फ ओनिडा का बता दे, बस तुम्हारा ओनिडा का कॉस्ट बता दे, हम समझ जाएगा तुमको आता है कि नहीं आता। कॉस्ट 10,000 होगा, हाँ, तुम्हारा NRV कितना होगा, 18,000 होगा। तो इस 3,000 का तुम क्या करोगे भाई? गलत, सोचो भाई सोचो। रेशमी का आंसर करेक्ट है, रेशमी आंसर देख देख के अगर तुम बोल रहा ना, बता रहा भाई, कूट देगा, मैं कर रहा। अच्छा समझने का ट्राई कर भाई, तुम्हारा कॉस्ट अभी तक लगा हुआ है 10,000। और भैया अगर देख एनआरवी का तो ऑलरेडी, अगर एनआरवी इन लोग खुद से निकाल के दे दिया, मतलब भैया सेल में से जो खर्चा इंकर हो सकता है उसको माइनस करने के बाद तुमको एनआरवी ऑलरेडी निकाल के दिया है। मतलब एनआरवी में तुमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, एनआरवी इज परफेक्ट सारा का। बट कॉस्ट अभी तक जो लगा है दैट इज 10। पर अगर मेरे को इस सामान को बेचना है तो मेरे को थोड़ा सा खर्चा तो और करना पड़ेगा ना। तो वो खर्चा कितना रुपया हो रहा है भाई, 3,000, 2,000, 5,000। तो मेरा कॉस्ट रियलिटी में कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 3,000, मिला करके पहला वाला में 13,000, दूसरा वाला में 22,000, तीसरा वाला में 40,000, चौथा वाला में 50,000। यहाँ पे लिख दूं क्या कॉस्ट, नीचे लिख रहा है यहाँ पर, ये दिख जाएगा। पहला वाला में 13,000, कौन सा वाला में भाई, देखते एक मिनट पहले इसको खत्म करें। 13,000, 22,000, 40,000, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें 50,000। अब भैया तुम लोग बताओ, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, पहला वाला में भाई जो होगा उसको अपने सर्कल कर देंगे दूसरे कलर से, उसको अपने सर्कल कर देंगे भाई, कलर चेंज हो। पहला वाला में 13,000, दूसरा वाला में 22,000, तीसरा वाला में 36,000, चौथा वाला में 50,000। 13 प्लस 22 प्लस 36 प्लस 50, ये अगर आप बनाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला? ये देखो ना भाई, ये रहा कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। 13, 22, मतलब 13 आंसर देखना क्या निकला, 13, 22, 36, 50। चारों को ऐड कर दो, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा कितना, ये जो भी आया भैया टोटल अमाउंट विल बी योर आंसर। भाई 36 क्यों नहीं समझ में आया भाई बताओ? 35 प्लस 5, 40,000 हुआ ना। कॉस्ट तुम्हारा 40,000 है और एनआरवी इज 36, विच एवर इज लोअर। 40,000 और 36,000 विच एवर इज लोअर, जो लोअर है उसको हम सर्कल कर दिया, जैसी सर्कल किया वो मेरा आंसर बन गया। बताओ भाई कोई भी पार्ट में एसेट का, अब तुम बता भाई कौन से पॉइंट पे तुम बोल रहा था क्वेश्चन नंबर। वो बाबा कॉस्ट उसको चेंज करने की बात नहीं कर रहा, वो तो एक सामान ऑलरेडी दिया हुआ था कि उसका टोटल वैल्यू इतना है। अब भैया वो सामान क्या हो चुका है, एब्सोल्यूट हो गया, मतलब ना वेस्ट हो चुका, अब खत्म हो गया। तो उसका कॉस्ट में कुछ ऐड करना ही नहीं, उसको तो खराब हो गया सामान, वो कॉस्ट 60,000 ही था।
वो दूसरी चीज के लिए बोला कि भैया ये सामान खराब हो गया है, जो भी हो गया है, अब उसको अगर मेरे को रियलाइज करना ही है तो भैया एट दी एंड मेरे को उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन अलग है, उसका और इसका कनेक्शन साथ में नहीं बैठ रहा। भाई बताओ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? भाई इजी लगा? कुछ नहीं है भाई, पैटर्न देख लो। आंसर में भैया लिखने का पैटर्न सेम है, जहां पे अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा वहां पे लिखेंगे भाई, अभी लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 इज ओवर। भाई नेक्स्ट डे अपने को बता रहा भाई, अभी तक अपने ना सीधा बताए चैप्टर में सीधा क्वेश्चन में भाग गए। भागे मतलब नहीं भागे, बट जितना सीखे उसको यूटिलाइज करने चले गए। बट मेरे हिसाब से भाई थोड़ा सा अपने को चैप्टर का इंडेक्स का पार्ट को भी इज्जत से कल समझेंगे। एंड उसके बाद अपने जाएंगे तो कल अपना नाम से अपना कितना बजे, कल 1:30 से ना, 1:30 से लेके 3:30, 1:30 बजे, 1:30 से लेके 3:30 तक करेंगे, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही रखो। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है चलो, ऋषि समझ में आया? डन। कल 3 तारीख है बाबा, 1:30 में ना, परफेक्ट है। नहीं होगा बाबा, अब चेंज कुछ नहीं होगा। हाँ सर, ओके। चलो बाय बाय, ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट डे।